अस्सलाम वालेकुम। हम ओ लेवल्स इकोनॉमिक्स की कंप्लीट वीडियो सीरीज़ भी बना चुके हैं और उसकी रिवीजन की क्लासेस की वीडियोज़ भी बना चुके हैं। आज हमारा फाइनल रिवीजन डे है जिसमें हम रिवीजन इन वन क्लास करने जा रहे हैं। तो बहुत क्विक होगा ये, बहुत ही स्पीडीली हम इसको देखेंगे कि क्या क्या बातें थी और मेजर क्या क्या कंपोनेंट्स थे जो कि हमें याद होने चाहिए। तो सबसे पहले बुक के सीक्वेंस से चलूँगा। तो बुक में सबसे पहले जो बात होगी वो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की बात होगी, इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात होगी। याद है मेन इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? स्केर्सिटी है, रिसोर्सेज स्केर्स हैं, नीड्स जो हैं वो अनलिमिटेड, वांट्स अनलिमिटेड हैं और जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है? हमें चॉइस करनी पड़ती है, दो तीन चीज़ों में से कोई एक ले सकते हैं और जब कुछ चूज़ करते हैं तो जो छोड़ते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। हर वो चीज़, जितनी भी सारी चीज़ें छोड़ी वो सब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं होती, बल्कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है दी नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, नॉट ऑल द रेस्ट अल्टरनेटिव्स। ठीक है। तो पहला जो हमने पॉइंट समझा वो था कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज़ स्कैर्सिटी और उसकी वजह से आपको चॉइस करनी पड़ती है और चॉइस की वजह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, विच इज़ दी नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव। ठीक है। तो ये हमें एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हमारा। फिर हम ये बात करते हैं कि सबसे पहले इकोनॉमिक्स का एक बहुत बेसिक सा मॉडल समझते हैं, जिसमें कि हम ये समझ जाएंगे कि आगे आइंदा आने वाले पूरे चैप्टर्स में हम किस तरह की बातें किया करेंगे। तो वो जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट था उसका नाम था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर या कर्व। ठीक है। और इसमें हमें बस एक टू फैक्टर दुनिया दिखाई जाती है ताकि हम थोड़ा सा ये समझ सकें कि ग्राफ कैसे मूव करता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है जी। तो कहाँ क्या दिखाया जाता है, कुछ याद है आपको? एक्स एक्सिस पे क्या होता है, वाई एक्सिस पे क्या होता है पीपीसी में? हमारे पास हम कुछ भी ले सकते हैं। आम तौर पे हम एक्स एक्सिस पे कैपिटल गुड्स ले सकते हैं और वाई एक्सिस पे हम कंज्यूमर गुड्स ले सकते हैं। तो ये पीपीसी हमें क्या बताता है बच्चों? ये बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप मैक्सिमम कैपिटल और मैक्सिमम कंज्यूमर बना लें। आपको इनका कोई कॉम्बिनेशन अगर बनाना है तो या तो आप सारे कैपिटल बनाएंगे तो कंज्यूमर नहीं बनाएंगे, तो या तो आप यहाँ कहीं होंगे। सारे कैपिटल बनाएंगे तो कंज्यूमर नहीं बनाएंगे, सारे कंज्यूमर बनाएंगे तो कैपिटल नहीं बनाएंगे। अच्छा, कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स का कॉन्सेप्ट तो है ना क्लियर? वो गुड्स जो कि मशीनरी रिलेटेड हैं, अगर फर्दर प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स वो होते हैं जो कि इस्तेमाल हो जाए। कुछ भी ले सकते हैं। ये तो सिर्फ एक एक कॉन्सेप्ट। आप ये भी ले सकते हैं, बनाना और एप्पल्स ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन कैपिटल और कंज्यूमर इसलिए लेते हैं कि ये बहुत वाजे है कि जो कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए सलाहियतें चाहिए वो कैपिटल गुड्स बनाने के लिए उससे कुछ मुख्तलिफ सलाहियतें चाहिए। यूँ कह लें एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल, चलें ऐसा समझ लें। एग्रीकल्चरल के जो सलाहियतें चाहिए वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, इंडस्ट्रियल के जो चाहिए वो बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। ये महसूस कराना चाहते हैं आपको, इसलिए थोड़ा डिफरेंट गुड्स लिए। तो इसमें बताना ये चाह रहे हैं कि जो कर्व बनता है वो कुछ ऐसा बनता है। ठीक है।
जिसका मतलब क्या होता है कि कर्व से हमें नज़र आया कि शुरू में जितने हम फॉर एग्जांपल हम यहाँ खड़े थे और हम कुछ कंज्यूमर गुड्स बना रहे थे और कुछ कैपिटल गुड्स बना रहे थे। शुरू में जब हमने शिफ्ट किया, कुछ कंज्यूमर गुड्स बनाना कम किए, तो कैपिटल गुड्स में जो इजाफा हुआ वो ज़्यादा हुआ। लेकिन लेटर ऑन ऐसा भी स्टेज आया कि हम यहाँ आ गए, यहाँ से जब हमने मज़ीद कंज्यूमर गुड्स बनाना कम किए तो कैपिटल गुड्स की प्रोडक्शन में थोड़ा सा इजाफा हुआ। पहले थोड़े से कंज्यूमर गुड्स छोड़े तो ज़्यादा कैपिटल गुड्स बढ़े, बाद में ज़्यादा कंज्यूमर गुड्स छोड़े फिर भी थोड़े से कैपिटल गुड्स बढ़े। उसकी वजह क्या होती है? इसको हम कहते हैं इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैथ्स तो आपने पढ़ी है ना, इसका स्लोप जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, इसका ग्रेडियंट इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पे ग्रेडियंट ये है, यहाँ पे ग्रेडियंट ये है, यहाँ पे ग्रेडियंट ये है, यहाँ पे ग्रेडियंट ये, ग्रेडियंट की लाइन खड़ी होती जा रही है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आपने पूरी इकोनॉमी को कंज्यूमर गुड्स बनाने पे लगा दिया होगा, पूरी इकोनॉमी को कंज्यूमर गुड्स बनाने पे लगा दिया होगा, तो कुछ ना कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी कंज्यूमर गुड्स बना रहे होंगे जो कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए एप्ट नहीं होंगे। तो जैसे ही आप थोड़े से कंज्यूमर गुड्स बनाना कम करेंगे तो वो रिसोर्सेज वैसे ही कैपिटल गुड्स के लिए ही बेहतर थे, तो बहुत सारे कैपिटल गुड्स का इजाफा करेंगे। लेकिन एक वक्त आएगा कि मैक्सिमम पॉसिबल जो कैपिटल गुड्स बनने के लिए रिसोर्सेज तो आपने लगा दिए, अभी भी आप लगे हुए नहीं और कैपिटल बनाओ, तो बहुत सारे कंज्यूमर गुड्स के रिसोर्सेज छोड़ेंगे जो कि एक्सपर्ट थे कंज्यूमर गुड्स के, वो कैपिटल गुड्स में अच्छे नहीं थे। अब वो भी जब कैपिटल गुड्स में घुसेंगे तो वो कंज्यूमर गुड्स छोड़ने का नुकसान ज़्यादा करेंगे और थोड़े से कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस कर सकेंगे। ये कोई बहुत इन डेप्थ कोई कोई थ्योरी नहीं है ऐसी कि वो हो बहुत ज़बरदस्त कोई बात पता चल गई आपको। ये सिर्फ आपको दिखा रहे हैं कि हम ऐसे ग्राफिकली चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। एक चीज़ कम होगी तो दूसरी बढ़ेगी, शुरू में ज़्यादा रफ्तार से बढ़ सकती है, बाद में कम रफ्तार से बढ़ सकती है अगर कर्व आउटवर्ड बल्जिंग है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, कुछ थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में कांस्टेंट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नज़र आती है बज़ाहिर हमें। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हमारे में कुछ मज़ीद बातें पता चलती हैं कि हम चाहते हैं कि कहीं भी हों इसके ऊपर ही हों, इसके अंदर ना हों। इसके अंदर होने का मतलब था मज़ीद कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स बढ़ा सकते थे या दोनों बढ़ा सकते थे। हमारे रिसोर्सेज क्या हैं? अनएम्प्लॉयड हैं। अगर हम अंदर खड़े हैं, कहीं कहीं भी अंदर हमारा पॉइंट बना हुआ है, तो कौन से रिसोर्सेज हैं? अनएम्प्लॉयड हैं। इसके ऊपर है तो हम क्या कहते हैं? एफिशिएंट रिसोर्सेज है, फुल एम्प्लॉयमेंट है। और इससे बाहर की दुनिया पॉसिबल नहीं है, वो रिसोर्सेज ही नहीं है हमारे पास, अनलेस कि हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट कर जाए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों तरफ शिफ्ट करता है, और ये हमने पढ़ा हुआ है कि पीपीसी कर्व अगर इनवर्ड शिफ्ट कर रहा है तो उसकी वजह क्या होगी? रिसोर्सेज ही ख़राब हो गए। अब इनवर्ड शिफ्ट की भी ये शक्ल भी हो सकती है, ये शक्ल भी हो सकती है, और ये शक्ल भी हो सकती है कि सिर्फ कैपिटल गुड्स बनाने की सलाहियत कम हो गई, किसी वजह से टेक्नोलॉजिकल कुछ चेंज ऐसा आ गया, किसी वजह से लैंड ख़राब हो गई, सिर्फ कंज्यूमर गुड्स बनाने की एबिलिटी कम हो गई, कोई ऐसी कैलेमिटी आ गई दुनिया में हमारे मुल्क में कि दोनों ही तरह की सूरत हाल, दोनों ही रिसोर्सेज बनाना हमारा कम हो गया। बिल्कुल इसका कन्वर्स भी हो सकता है, ये आउटवर्ड शिफ्ट भी हो सकता है। पूरी इकोनॉमी में इस तरह का बूम आया कि कैपिटल भी पहले से बढ़ गए, कंज्यूमर भी पहले से ज़्यादा बना सकते हैं, पॉसिबिलिटीज़ बढ़ गई। ऐसा भी हो सकता है कि टेक्नोलॉजिकल ऐसा चेंज आया कि सिर्फ कैपिटल गुड्स बनाने की सलाहियत बढ़ गई। ऐसा भी हो सकता है कि लैंड में कोई ऐसी रिफॉर्म्स हो गई हैं कि अब कंज्यूमर गुड्स ज़्यादा बना पा रहे हैं। तो दोनों तरफ जा सकता है, तो हम बाहर वाला पॉइंट अटेन कर सकते हैं अगर हमारा कर्व ही बाहर शिफ्ट कर जाए। ठीक है, बस ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी की बुनियादी सी कुछ बातें थी। और इसका ये बेसिकली इकोनॉमिक थ्योरी को एक्सप्लेन करने से ज़्यादा बच्चों को इसलिए पढ़ाया जाता है ओ लेवल्स में कि उनको बेसिक इकोनॉमिक्स का आइडिया हो जाए कि हाउ आर वी गोइंग टू गो अबाउट दिस होल कोर्स इन द फ्यूचर चैप्टर्स। और उसके फ़ौरन बाद ही हम घुस जाते हैं आपके मेन कोर्स में, जो कि डिमांड है। डिमांड और सप्लाई जो है वो मार्केट मैकेनिज़्म का एक मेजर गेम है। और मार्केट मैकेनिज़्म क्या है?
ये कैपिटलिस्टिक सोसाइटी की एक बड़ी इम्पॉर्टेंट फीचर कह लें, कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। हम ये समझते हैं कि बस यही सबसे इम्पोर्टेंट, यही तरीका है, यही वाहिद ज़रिया है। और हम जब कहें तो क्या मतलब हुआ, जो कि वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम को पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझा रहे हैं। तो जाहिर है चूंकि आप अभी पढ़ रहे हैं थ्योरी और आप अभी रिसर्च फेज में नहीं है, तो मैं आपको वो अल्टरनेटिव्स नहीं बताऊंगा कि इसके अलावा और क्या हो सकता था। अभी हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि हाँ बस यही सही कह रहे हैं, वरना फिर आपके जहन में सवाल सॉल्व करते वक्त प्रॉब्लम आएंगे। तो सबसे पहले तो हम ये कहते हैं कि कैपिटलिस्टिक सोसाइटी का थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। सोसाइटी या इकोनॉमिक सिस्टम्स तीन मुख्तलिफ तरह के हो सकते हैं। दो एक्सट्रीम हैं, प्योर कैपिटलिज्म या परफेक्ट इकोनॉमी, परफेक्ट मार्केट। तो अब अभी हम कैपिटलिज्म की बात कर रहे हैं, तो प्योर कैपिटलिज्म हो जाए। और प्योर कंट्रोल्ड इकोनॉमी हो, इसको हम क्या कहते हैं, सोशलिज्म। ना असल में इसका वो नाम है जिसको कि पॉलिटिकली देखा जाता है, सोशलिज्म। सोशलिज्म इसी चीज का पॉलिटिकल नाम है, इकोनॉमिक नाम में कमांड इकोनॉमी है या प्लान्ड इकोनॉमी है। ये दो एक्सट्रीम्स हैं और कोई ना कोई इनके बीच में ही होता है, जिसको हम कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। और ये बात हमने की कि हम लोग दुनिया के सारे ही मुल्क मिक्स में ही हैं, कोई भी कंप्लीट प्लान्ड या कंप्लीट कैपिटलिस्टिक नहीं। कैपिटलिस्टिक की बहुत मैं मुख्तसर बात करूंगा, जगह चूंकि हम ये एक बहुत क्विक रिव्यू कर रहे हैं, आपको सब कुछ याद है, सब कुछ पढ़ा हुआ है आपने, हम सिर्फ उसको ओवरव्यू कर रहे हैं। तो प्योर कैपिटलिज्म या कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में क्या कहते हैं हम, फ्रीडम होती है थोड़ी सी। ठीक है, किस बात की फ्रीडम होती है, मार्केट में एंटर होने की, मार्केट से निकलने की, अपने अपने प्रॉफिट के डिसीजंस लेने की। गवर्नमेंट हर चीज को कंट्रोल नहीं करती, प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम में हर चीज गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, प्राइस भी गवर्नमेंट सेट करती है। चूंकि अभी हमारा सवाल डिमांड सप्लाई से है, तो इसलिए हम यहीं पे ज्यादा फोकस करेंगे कि प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम में किस चीज की क्या कीमत होगी, कौन तय करेगा, गवर्नमेंट सेट करेगी। बस जो प्राइस सेट कर दी वही प्राइस है। इस सूरत में कुछ मसाइल होते हैं जो हम देखेंगे, जो हमने बात पहले भी की थी कि अगर प्राइस सेट कर दे जबरदस्ती गवर्नमेंट, तो उसकी वजह से मार्केट फेलियर्स होते हैं। तो जो कैपिटलिज्म या वो मिक्स सिस्टम जो कि कैपिटलिज्म के करीब हो, वहां पे मार्केट ऑपरेट करती है और मार्केट से प्राइस डिसाइड होती है। मार्केट में एक मैकेनिज्म ऑपरेट करता है जिसको हम कहते हैं प्राइस मैकेनिज्म। उसको समझने के लिए हमें दो कर्व समझने पड़ेंगे, दो फोर्सेस को समझना पड़ेगा। मार्केट की दो मेजर फोर्सेस हैं, डिमांड और सप्लाई। अच्छा, ये डिमांड क्या होती है, डिमांड इज द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे, द विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू बाय अ गुड और सर्विस एट अ गिवन प्राइस। तो तीन तीन लफ्ज हैं जो अगर आप जब आपसे एमसीक्यूज वाले में तो ये बात आएगी भी। तो विलिंगनेस, चाहता भी हूं मैं, सलाहियत भी है, एबिलिटी, और उसके लिए मैं ये जानना चाहता हूं एट अ गिवन प्राइस। और डिमांड है क्या, डिमांड इज अ क्वांटिटी, हाउ मच आई एम विलिंग एंड एबल टू पे और बाय एट अ गिवन प्राइस, ये डिमांड है। और हमें पता है कि डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब क्या होता है कि उसका प्राइस से रिलेशनशिप नेगेटिव है, इनवर्स रिलेशनशिप है। एक्स वाई एक्सिस से प्राइस होती है और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी डिमांडेड होती है। और ये दिखाते हैं कि अगर प्राइस P1 से P2 जाएगी तो क्वांटिटी डिमांडेड Q1 से Q2 चली जाएगी। सही है, ये तरीका होता है डिमांड कर्व दिखाने का। इसको कहते हैं मूवमेंट अलोंग द कर्व। ये सब बातें हमने पढ़ी हुई हैं। और यूं यहाँ पे हम डिमांड का डी का कर्व दिखा देते हैं। डिमांड किसी कुछ फैक्टर्स ऐसे भी होते हैं कि प्राइस हालांकि वही होती है फिर भी डिमांड बढ़ जाती है या कम हो जाती है। ऐसी सूरत में हम कहते हैं डिमांड का पूरा फंक्शन, पूरा मैकेनिज्म ही शिफ्ट हो गया। तो फैक्टर्स दैट शिफ्ट द मैकेनिज्म ऑफ डिमांड, चाहे ज़्यादा या कम करें, वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं उसकी पूरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। उसमें सबसे पहले सीज़न। सीज़न अगर पॉजिटिवली आ जाता है तो डिमांड बढ़ जाती है, सीज़न चला जाता है और डिमांड चली जाती है ना।
फैशन आ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है, फैशन चले जाते हैं, डिमांड चली जाती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, इनकम बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है। प्राइसेस ऑफ अदर कंपेटेबल गुड्स, कौन से गुड्स, जैसे कि डायमंड फोम की प्राइस बढ़ जाएगी तो मोल्टी फोम की डिमांड बढ़ जाएगी, तो उसको कहते हैं प्राइसेस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। बढ़ेंगे तो मेरी क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, या डिमांड ही बढ़ जाएगी, यूँ कह लें, क्वांटिटी में डिमांड बढ़ जाएगी, उसी प्राइस पे मैं ज़्यादा खरीद सकता हूँ। तो जब डिमांड बढ़ रही होगी तो ये डिमांड का कर्व पूरा का पूरा राइट शिफ्ट होगा। जब प्राइस के अलावा किसी वजह से डिमांड बढ़ेगी तो पूरा कर्व ही राइटवर्ड शिफ्ट होगा। प्राइस के अलावा किसी वजह से डिमांड कम होगी तो पूरा कर्व ही लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है, और क्या वजह हो सकती है? कॉम्प्लीमेंट गुड्स की प्राइस बढ़ जाएगी तो मेरी डिमांड कम हो जाएगी। वो चीज़ें जो मेरे इस गुड के साथ ज़रूरी जाती हैं वो महंगी हो जाएंगी, तो फिर मैं, अगर ब्रेड महंगी हो जाएगी तो मक्खन की डिमांड भी कम हो जाएगी, जैम की डिमांड भी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये फैक्टर्स से जो मार्केट में डिमांड को किस तरह से नेविगेट करते हैं, इसका रिवीजन किया छोटा सा हमने। इसी तरह से एक और कॉन्सेप्ट है जो कि है सप्लाई, कि एक प्रोड्यूसर वो क्या क्वांटिटी है जो एक प्रोड्यूसर विलिंग भी है और एबल भी है टू सेल, टू सप्लाई एट अ गिवन प्राइस। प्राइस ज़रूरी है, क्वांटिटी और प्राइस का रिलेशनशिप। और हमने देखा कि सप्लाई का कर्व क्या होता है, सप्लाई का कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। इसका मतलब है उसका प्राइस के साथ पॉजिटिव ताल्लुक है। अगर P1 से Q1 थी तो P2 से Q2 चली गई, P2 से Q2 चली गई, तो प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई बढ़ेगी, यानी प्रोड्यूसर विलिंग ज़्यादा होगा ज़्यादा बेचने के लिए। ये मूवमेंट अलोंग द कर्व कहलाती है। प्राइस की वजह से, प्राइस के बढ़ने या कम होने से जब भी सप्लाई में चेंज आता है तो इसी कर्व के ऊपर ही पॉइंट्स चेंज होते रहते हैं। लेकिन बाज़ औक़ात वही प्राइस होती है लेकिन प्रोड्यूसर पहले से ज़्यादा सप्लाई करना चाह रहा होता है, वही प्राइस होती है लेकिन प्रोड्यूसर पहले से कम सप्लाई करना चाह रहा होता है। तो ये शिफ्ट्स कहलाते हैं, शिफ्ट इन सप्लाई कर्व। शिफ्ट राइटवर्ड भी होता है और लेफ्टवर्ड भी होता है। ठीक है, बात समझ आ रही? तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से प्राइस सप्लाई बढ़ सकती है और या कम हो सकती है, ऑल दो के प्राइस चेंज नहीं हुई तब भी। तो वो फैक्टर्स भी हमने अपने पास लिस्ट डाउन किए हुए हैं। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए, सप्लाई बढ़ जाएगी, उसी प्राइस पे ज़्यादा बेचना शुरू कर दूंगा मैं, क्योंकि मुझे प्रॉफिट अब ज़्यादा हो रहा है। ये सारे फैक्टर्स हमने नोट्स में अपने लिखे हुए हैं, ये सब अच्छी तरह से हम पढ़ चुके हैं, किताब में भी मौजूद हैं, कहीं से भी आप देख लें, कहीं से भी आप देख लेंगे, ये सब आपको फटाफट देख के नज़र आ जाएंगे। अगर किसी चीज़ का, ऐसी चीज़ है जो सीजनली प्रोड्यूस होती है, आम का सीज़न आ जाएगा, तो अगर कोई चीज़ सीजनल है तो सीज़न आने से उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी, उसी प्राइस पे अब ज़्यादा बिल बिक रहा होगा मार्केट में। अगर किसी चीज़ में टेक्नोलॉजिकली फेवरेबल चेंज आ गया तो ऑटोमेटिकली उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी, सप्लाई बढ़ जाएगी। किसी चीज के बारे में ये सोचना शुरू कर दिया कि इसकी एक्सपेक्टेड डिमांड बढ़ने वाली है, यानी इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, एक्सपेक्टेशंस पैदा हो जाए, और भाई पता है तुम्हें सर्दी आने वाली है, अभी आप जाइए और 15 दिन के बाद मॉल जाइए तो मॉल में आपको लंबी स्लीव्स वाली टी शर्ट्स नजर आना शुरू हो जाएंगी। हालांकि कोई उसकी फिलहाल तो कोई डिमांड नहीं है, एक्सपेक्टेड डिमांड है कि सर्दियां आने वाली हैं, तो इस वजह से वो पहले से ही मार्केट में ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएगी, उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। एक्सपेक्टेड डिमांड की वजह से भी, के बढ़ने की वजह से भी सप्लाई बढ़ जाती है। उनके जहन में जो एक्सपेक्टेशंस हैं कि डिमांड बढ़ सकती है, उससे वो सप्लाई बढ़ा देते हैं पहले से। हैज़र्ड्स कोई आ गए, कोई सिचुएशन ऐसी होगा, वो अब तो भाई बड़े मसले मसाइल होगा, ये बनाने में बड़ा प्रॉब्लम है, तो फिर ज़ाहिर है सप्लाई क्या होगी, कम हो जाएगी। ये कम और ज़्यादा होना कौन सा वाला है, ये प्राइस, नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं, तो इसका मतलब है कि सप्लाई शिफ्ट होगी, पूरा पूरा कर्व इधर से उधर जाएगा। सप्लाई कम होगी तो लेफ्टवर्ड जाएगी, ज़्यादा होगी तो राइटवर्ड जाएगी। तो ये हमने देख लिया था, ये हमें अच्छी तरह से पता है। और हम कहते हैं कैपिटलिज्म की खूबसूरत तरीन चीज़ों में से एक जो है जिसके कि हम गुण गाते हैं, वो प्राइस मैकेनिज्म है। कि अगर किसी वजह से आप देखें कि मार्केट में क्या चल रहा होगा, तो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के इंटरेक्शन से हम बता सकते हैं कि इस वक्त मार्केट में ये प्राइस चल रही होगी और ये क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड होगी। अब किसी वजह से प्राइस चेंज होती है डायरेक्टली,
नजर ही प्राइस चेंज ही नहीं हो रही ना फिलहाल, प्राइस को तो जबरदस्ती चेंज करना पड़ेगा आपको। अगर किसी वजह से कोई नॉन प्राइस फैक्टर चेंज होता है उससे भी प्राइस चेंज होगी। मजे की बात ये थी, जो हमारा ये जो हमारी मार्केट है इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है, अचानक से एक प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम में अचानक से खबर आई कि भाई गंदम की फसल को कीड़ा खा गया। अब अगले महीने से जो गंदम आने वाली है वो बहुत शॉर्ट हो जाएगी। लेकिन प्लान्ड इकोनॉमिक सिस्टम में गंदम की प्राइस 10 थी, 10 है, 10 रहेगी। तो जब प्राइस नहीं बढ़ेगी तो और लोगों को पता चल जाएगा कि मार्केट में अब गंदम नहीं आने वाली, तो लोग क्या करेंगे, अभी से बहुत सारी गंदम खरीद के रख लेंगे। तो लोगों को, बहुत सारे लोगों को गंदम मिलेगी ही नहीं। लेकिन जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है जिसकी हम बहुत गुण गाएंगे सारा कोर्स में, हमारा इकोनॉमिक सिस्टम ये कहता है कि अगर कोई हैजर्ड आया, देखो जरा, हैजर्ड आया तो सप्लाई का कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से क्वांटिटी डिमांडेड और क्वांटिटी सप्लाइड दोनों पीछे जाएंगे और प्राइस ऊपर चली जाएगी। हम ये कहते हैं ये प्राइस का ऊपर जाना ठीक है, बिकॉज इट इज अ मार्केट इंडिकेटर, इट विल हेल्प यू इन टू वेज। वन वे, जो एक डिमांड करने वाले वो सभी, पूरा मुल्क थोड़ी 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 अपनी डिमांड कम कर लेगा, और कोई ऐसा नहीं होगा कि वो कहे कि मैं, मुझे मिल नहीं रही, मैं पैसे लेके निकल रहा हूं, मुझे कहीं गंदम नहीं मिल रही, ऐसा नहीं होगा। प्राइस ऊपर जाने से सब खुद ब खुद अपनी अपनी डिमांड थोड़ी सी कम कर लेंगे। दूसरा एडवांटेज ये होगा कि प्राइस ऊपर जाने से प्रोड्यूसर को इंसेंटिव मिलेगा कि अब वो कुछ करे भाई, अगर चीज इतनी पैसे इतनी की मिल रही है, अरे वाह 200 रुपए पे चली गई, चलो कुछ करते हैं। अगर इतनी महंगी है, इतना प्रॉफिट हो सकता है, तो मैं जरा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करके इसको कहीं से प्रोड्यूस करूं, इंपोर्ट कर लूं, कहीं से कुछ करूं। तो ये प्राइस का ऊपर जाना मार्केट को इंसेंटिवाइज करेगा कि कुछ ना कुछ करके सप्लाई वापस बढ़े। ठीक है, तो ये प्राइस मैकेनिज्म था। समहाउ किसी वजह से सप्लाई कम हो जाएगी तो प्राइस ऊपर चली जाएगी। तो प्राइस मैकेनिज्म की ऑपरेशंस के मैंने आपको 4-5 ऑप्शंस बना के दिखाए थे, जो कि आपके नोट्स में भी मौजूद हैं, अगेन बुक में भी मौजूद हैं। 4 तरीके हैं जिससे कि प्राइस में कोई चेंज, शिफ्ट्स वगैरह आते हैं। एक तरीका है कि सप्लाई S1 से S2 कम हो जाए, तो क्या होता है देखिए, ऐसे दिखाएंगे, कोई भी वजह थी कि सप्लाई कम हो गई तो Q1 से Q2 चली गई, ऐसे दिखाएंगे, P1 से P2 चली गई। ये डिमांड है, ये कब आपको बनाना आना चाहिए। कोई ऐसा फैक्टर है जिससे कि सप्लाई शिफ्ट होगी तो नतीजा क्या निकलेगा, प्राइस भी बढ़ेगी। अगर सप्लाई कम हुई, प्राइस भी बढ़ेगी और क्वांटिटी भी कम होगी। इसका बिल्कुल कन्वर्स है। अगर कोई वजह है S1 से S2, सप्लाई बढ़ गई, आगे टेक्नोलॉजी बेहतर हो गई, कोई भी वजह हुई, तो प्राइस भी कम होगी P1 से P2, और क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी Q1 से Q2। तो दूसरी सिचुएशन ये है, प्राइस कम होगी, क्वांटिटी सप्लाई डिमांड दोनों बढ़ जाएगी, क्योंकि कोई फेवरेबल सिचुएशन हुई थी सप्लाई के एतबार से। बिल्कुल इसका कन्वर्स डिमांड के हमने 2 कर्व बनाए हुए हैं कि अगर मार्केट में कुछ ऐसा हो गया जिससे डिमांड कम हो गई तो डिमांड लेफ्ट पर शिफ्ट हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो प्राइस P1 से P2, क्वांटिटी Q1 से Q2, क्वांटिटी कम होगी प्राइस कम हो जाएगी, D1 से D2 S। और तीसरी आखिरी शक्ल है कि डिमांड बढ़ गई तो D1 से D2 S, P1 से P2, Q1 से Q2। ये एरो डालना मत भूलिएगा। ये कर्व चारों बनाने आने चाहिए आपको। और ये जहन में रखिएगा कि ऐसा हो सकता है कि बैक वक्त 2 मैकेनिज्म ऑपरेट कर रहा हूँ। जब बैक वक्त 2 मैकेनिज्म ऑपरेट करेंगे तो आखिर में अंजाम क्या होगा, ये डिपेंड करता है कि कौन से वाले का मैग्नीट्यूड ज्यादा था। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा डिमांड तो बढ़ी और सप्लाई भी कम हो गई, ओए ओए, तो ये तो एक ही डायरेक्शन में जा रही है बात। देखिए अरम भाई, डिमांड बढ़ी, प्राइस क्या हुई, बढ़ी, सप्लाई भी कम हो गई, प्राइस क्या हुई, और बढ़ी। P1 से P2 से P3, इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ये बनाना आसान है। डिमांड बढ़ी, सप्लाई कम हो गई, दोनों फैक्टर प्राइस को बढ़ाने वाले हैं, तो इसमें प्राइस पे कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। क्वांटिटी पे एम्बिग्युइटी होगी कि भाई क्वांटिटी कम होगी, पहली सिचुएशन ये थी, दूसरी सिचुएशन में ये हुआ,
की सिचुएशन। अब ये सिचुएशन पहले वाली के बराबर है, पहले वाली से पीछे है, पहले वाली से आगे, हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें एग्जैक्टली ये नहीं पता कि डिमांड ज़्यादा बढ़ी या सप्लाई ज़्यादा कम हुई। उसके बाद फैसला हो सकता है ना। और आपके पास ऐसा सवाल नहीं आएगा जिसमें आपको पहले से अच्छी तरह से बता दिया जाए कि उसका ये मैग्नीट्यूड होगा। मैग्नीट्यूड के हिसाब से प्लॉटिंग नहीं आती आपके पास, सिर्फ ये आप सिर्फ सिंबॉलिकली प्लॉट करते हैं, आप बाकायदा मार्किंग करके प्लॉट नहीं कर रहे होते, ये आपके पास आपसे नहीं पूछा जा रहा, इसलिए ये आप नहीं बता सकेंगे, तो ये सवाल भी नहीं है आपका, ये आपसे पूछा जाने वाला सवाल नहीं है। तो मोस्टली अगर आपसे कहा जाएगा ना कि डिमांड भी बढ़ी और सप्लाई भी कम हो गई, तो आप क्या कहेंगे? प्राइस के बारे में वी आर श्योर कि इट विल इंक्रीज, क्वांटिटी के बारे में वी कैन नॉट बी श्योर बिकॉज वी डोंट नो द मैग्नीट्यूड ऑफ द शिफ्ट्स ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई। बस ये काफी हो गया आपका जवाब, सही है। इसी तरह से कोई ऐसी सिचुएशन बनाते हैं क्वांटिटी श्योर हो जाए, एक बढ़ा एक कम हुआ, तो हमेशा प्राइस श्योर हो जाएंगे हम। उल्टा करके देखूं, डिमांड भी कम करते हैं, सप्लाई बढ़ा देते हैं, ठीक है, प्राइस के बारे में श्योर रहेंगे हम, ठीक है, डिमांड कम करते हैं, सप्लाई बढ़ा देते हैं, प्राइस के बारे में श्योर होगा, यहां से यहां आई, यहां से यहां आ गई। जब दोनों उल्टे रुख पे जाएंगे, एक बढ़ेगा और एक कम होगा, प्राइस के बारे में श्योर होंगे, क्वांटिटी के बारे में श्योर नहीं होंगे। जब दोनों सेम रुख पे जाएंगे, डिमांड भी बढ़ा दे, सप्लाई भी बढ़ा दें, तो हम क्वांटिटी के बारे में श्योर होंगे, प्राइस के बारे में श्योर नहीं होंगे। ये देखिए करके दिखाता हूं मैं आपको, अरे सीधे हो जाओ भाई, ये रहा डिमांड सप्लाई, डिमांड भी बढ़ा दी, ये असल थी P1 Q1, डिमांड बढ़ा दी, सप्लाई भी बढ़ा दी, P1 Q1 Q2 Q3, क्वांटिटी के बारे में श्योर हैं हम, आगे जाएगी। अगर डिमांड भी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, क्वांटिटी आगे ही जाएगी। प्राइस में वी आर नॉट श्योर कि यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, तो प्राइस पहले जितनी हो गई या थोड़ी नीचे रही या थोड़ी ऊपर रही। जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे, दोनों डिमांड सप्लाई बढ़ेंगे, तो हम क्वांटिटी के बारे में श्योर होंगे कि बढ़ेगी ही बढ़ेगी। दोनों डिमांड सप्लाई कम होंगे, क्वांटिटी के बारे में श्योर होंगे कम होगी ही कम होगी। प्राइस के बारे में दोनों सूरत में श्योर नहीं होंगे कि बढ़ जाएगी कि कम हो जाएगी, पहले से असल में क्या रहेगी। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, तो हम प्राइस के बारे में श्योर होंगे कि प्राइस तो या तो बढ़ेगी बढ़ेगी या कम होगी। डिमांड कम हो गई, सप्लाई बढ़ गई, तो प्राइस कम होगी ही कम होगी। डिमांड बढ़ गई, सप्लाई कम हो गई, प्राइस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन क्वांटिटीज के बारे में हम श्योर नहीं रहेंगे। तो ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूँ, आप बना के देख रहे होंगे ना, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये तो फिर वहीं कहीं आसपास आ गई। आप समझ जाएंगे कि वी कैन नॉट बी वेरी श्योर। ये मार्केट मैकेनिज्म कहलाता है, ऑटोमेटिकली प्राइसेस का एडजस्ट होना। एक चीज़ बढ़ी, दूसरी प्राइस की वजह से बढ़ गई। सप्लाई में कोई मसला आया जिससे प्राइस बढ़ी, प्राइस से डिमांड एडजस्ट हो गई, डिमांड खुद ब खुद कम हो गई। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसी हवाले से जो मैंने अब बात शुरू की थी, कैपिटलिज्म ने हमें बताया, या कैपिटलिस्टिक मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम ने बताया कि एक दफ़ा आपको ये याद दिला दिया जाए कि अगर आप प्राइस मैकेनिज्म को ज़बरदस्ती छेड़ेंगे, ज़बरदस्ती प्राइस कोई रख देंगे, तो प्रॉब्लम होगा। उसके दो केसेस इन्होंने बता दिया आपको। मार्केट मैकेनिज्म में, प्राइस मैकेनिज्म में ज़बरदस्ती इंटरफेरेंस करने के दो सिचुएशंस बता दी। एक सिचुएशन है कि जो प्राइस चल रही है समहाउ आपको पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत कम है, तो आप प्राइस बढ़ाना चाहते हैं। उसकी मिसाल भी मैंने दी थी। क्या मिसाल दी थी? ये आम तौर पे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में होता है कि गंदम की प्राइस जो चल रही है किसान के लिए मुनासिब नहीं है, किसान को बहुत लॉस हो जाएगा इस पर, आप प्राइस बढ़ाना चाहते हैं कि इससे नीचे नहीं जाएगी। तो इसको कौन सी कहते हैं, कौन सी प्राइस होती है? प्राइस P1 से P2। इसको प्राइस क्या कहते हैं? प्राइस, ओ भाई बता दो ना, शर्मा क्यों रहो? प्राइस फ्लोरिंग। नॉर्मल जो मार्केट प्राइसेस से ऊपर सेट की तो प्राइस फ्लोरिंग कहें। लोग कहते हैं इसको सीलिंग क्यों नहीं कहते? क्योंकि इससे नीचे नहीं जा सकते। दिस इज द लास्ट लेवल के आप नीचे जाओगे, इससे नीचे नहीं जा सकते, इसलिए इसको प्राइस फ्लोरिंग कहते हैं। ठीक है। और बाज़ औक़ात किसी चीज़ की प्राइस ऐसी सेट होती है कि आप कहते हैं हमें प्राइस पसंद नहीं आ रही, हमें इससे नीचे रखनी है। तो जब आप इससे इस सेट प्राइस से, मार्केट प्राइस से नीचे प्राइस रखते हो, तो इसको कहते हैं प्राइस सीलिंग। यानी इससे ऊपर नहीं जा सकती प्राइस, मना कर दिया गया, गवर्नमेंट ने जबरदस्ती कर दी। दोनों सूरतों में मार्केट में गैप आ जाता है। प्राइस फ्लोरिंग में जब आप ये कहते हो गंदम इससे सस्ता नहीं बिकेगा, इतना महंगा बिकेगा,
तो किसान क्या करते हैं, कहते हैं हम और बनाएंगे, और खरीदार कहता है हम नहीं खरीदेंगे, कम खरीदेंगे। तो ये क्या हो जाता है, मार्केट में इतनी बड़ी क्वांटिटी का गैप आ जाता है। अब इस गैप को क्या करेंगे, एक्सेस सप्लाई कहलाती है, एक्सेस सप्लाई, जिसकी वजह से सामान बन तो बहुत जाता है, बिक नहीं रहा होता। लोग लेके बैठे होते हैं, इतना इतना बना लेते हैं, सुना होता है कि आज ये प्राइस मिलेगी, मिल ही नहीं रही, मतलब कोई ले ही नहीं रहा, प्राइस तो वही है लेकिन वो खरीदने ही नहीं आ रहा। तो ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, रिसोर्सेज एम्प्लॉय हो जाते हैं, जितना नहीं चाहिए होता उतना बन जाता है, जिसकी वजह से फिर हुकूमत क्या करती है, मजबूरन ये सारी एक्सेस सप्लाई खुद अपने जेब में खरीदती है। और बहुत से मुल्कों की हुकूमत ये खरीद खरीद के क्या करती है, इस कीमत पे कोई और लेने के लिए भी तैयार नहीं है, उससे उनकी अपनी मार्केट खराब होगी, जो नॉर्मल कीमत पे बिक रही थी वो भी नहीं बिकेगी, बांट दी तो कोई और लेगा ही नहीं फ्री में। तो इसलिए वो क्या करते हैं, और स्टोरेज करने की बड़ी कॉस्ट है, तो वो बहा देते हैं समंदर में। ठीक है, अमेरिका बहाता है बहुत गंदम समंदर में हर साल, यूके बहाता है दूध समंदर में, दूध, जी, दूध। इतना जब पहली दफ़ा इन्होंने जेनेटिकली इंजीनियर्ड गाय आई, इनका पूरा चेंज हुआ, इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की, जब मछली खुश हो रही होगी दूध पिएगी मछली पानी की जगह। तो जब जेनेटिकली इंजीनियर्ड गाय आई और दूध की प्रोडक्शन एकदम से मल्टीप्लाई हो गई, और मल्टीपल फैक्टर से मल्टीप्लाई हो गई, तो पहले साल बहुत दूध बना, इतना बना कि डिमांड से ज़्यादा बन गया, उन्होंने उसको स्टोरेज में रखा कि अगले साल काम आएगा, अगले साल उससे भी ज़्यादा बन गया, उसको भी स्टोरेज में रखा कि अगले साल काम आएगा, फिर अगले साल और ज़्यादा बन गया। 5 साल में उनको अंदाज़ा हुआ कि जो पहले साल स्टोरेज में रखा था अभी तक वो भी नहीं निकाला, स्टोरेज में ना फ्रोजन है। अब वो उसको 5 साल तक स्टोरेज में रखना तो बहुत नुकसानदेह था, मतलब पैसे बहुत लग गए, उसको स्टोर करके रखने के पैसे लग गए, तो फिर उन्होंने फैसला किया कि हम बस इस हद तक स्टोर करेंगे, बाकी बस ये एक मसला है कि उससे मार्केट ख़राब होती है। मिसाल के तौर मेरे चश्मे बनाने की फैक्ट्री है और मैं आप चारों को चश्मा बेचता हूँ, मेरी फैक्ट्री में 20 चश्मे बन गए, इस साल 4 ही बिकने थे, नहीं मेरे पास ये 4 ही मार्केट में बैठे हैं, बड़े बड़े प्लेयर हैं ना भाई, यूके बहुत बड़ा प्लेयर है मार्केट का, पूरी दुनिया की मार्केट उसके लिए एक मार्केट प्लेस है। मैं आप चारों को बेचता हूँ चश्मे, आप 4 ही दुनिया में चश्मे लेने वाले हैं। अब मैंने बना लिए 20 चश्मे गलती से, और उन चश्मों को उठा के रखना जो है वो एक बहुत बड़ा दर्द सर है, बहुत महंगा है। आपको मैं बनाया 50 रुपए का, आपको बेचता हूँ मैं 2000 रुपए का। अगर वो चश्मा मैंने किसी को फ्री दे दिया, आपको नहीं किसी को फ्री दे दिया, वो लाके आपको दे देगा, मैं उसको 50 का दे दूंगा, वो आपको 100 का दे देगा, मैं तो 2000 के बेच रहा हूँ। तो मार्केट में अगर मैं फ्री ग्लट रिलीज कर दूंगा तो मेरे लिए मार्केट में बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए मार्केट के अंदर एक सर्टेन लेवल ऑफ शॉर्ट प्रोडक्ट की शॉर्टेज क्रिएट करके रखना मेरे लिए एडवांटेजेस है, मेरे लिए फ्यूचर प्राइसेस के लिए एडवांटेज है। जितने में बन रहा होता है उससे बहुत ज़्यादा बेच रहे होते हैं, तो इसलिए बहा देना बेहतर है उन लोगों के ख्याल से। हम ये कहते हैं एक ऐसा बंदा जो ना आपका कस्टमर है, ना आपका कस्टमर होगा, ना वो आगे कभी किसी और को बेच सकता है, उसको दे दो। अफ्रीका में दे दो जहाँ भूखे मर रहे हैं लोग, वहाँ दे दो भाई। बहरहाल, तो वो उसके ऊपर उनका जवाब ये होता है कि यहाँ से उठा के अफ्रीका ले जाओ, ले जाओ, ले जा सकते हो। तो हम तो खर्चा ही तो बचा रहे थे, स्टोरेज कॉस्ट बचा रहे थे, हम तो सीधा सीधा समंदर में बहा रहे थे, हमारा खर्चा नहीं हो रहा था। आप हमसे उठा के ले जाओ तो ले जाओ, अब उसकी कॉस्ट शिपिंग की, डॉक्यूमेंटेशन की, हाँ प्राइस कंट्रोल करके रखते हैं ना, यही ये मसले आई प्राइस कंट्रोल से रहे ना सारे। अगर ये प्राइस को मार्केट पे छोड़ दें तो ये तो इतना सस्ता मिल जाएगी, प्रोड्यूसर गाय मार दें अपनी, वो बेचो भाई गाय को, फायदा ही नहीं। जिस चीज में उनको कंपेटिटिव एज है वो कहेंगे फिर ये खत्म हो जाएगी। हमारा तो एज है कि ज्यादा दूध बनता है तो उससे हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं, तो वो फिर अगर इतनी सस्ती हो गई तो लोग वो बनाएंगे नहीं तो फिर तो ये बहरहाल। तो प्राइस फ्लोरिंग से क्या होता है, एक्सेस सप्लाई क्रिएट हो जाती है। हम कहते हैं इससे बेहतर एक तरीका था, इससे बेहतर तरीका क्या था कि अगर आपको ये प्राइस नहीं पसंद आ रही थी, देख लो भाई
ये प्राइस नहीं पसंद आ रही थी, आप इससे ज़्यादा प्राइस देना चाहे तो सब्सिडी दे देते। प्रोड्यूसर से कहते लोो भाई तुम 50-50 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, ठीक है। सप्लाई बढ़ती, प्राइस नहीं बढ़ती, मार्केट में ग्लट नहीं क्रिएट होता, मार्केट में एक्सेस सप्लाई नहीं होती, शॉर्टेज भी नहीं होती, ग्लट भी नहीं होता। फ्लोर का मतलब है इससे नीचे नहीं जा सकती, गवर्नमेंट कहती है कि मुझे इससे कम प्राइस पे नहीं बेचना। प्राइस से ऊपर सेट होती है हमेशा फ्लोरिंग। और प्राइस सीलिंग का मतलब है कि दवाओं की कीमतें बहुत ज़्यादा हो गई, चीनी की कीमत बहुत ज़्यादा हो गई, पाकिस्तान में हुआ था, चीनी बहुत महंगी हो गई थी, गवर्नमेंट ने कहा इससे ज़्यादा प्राइस पे नहीं बिकेगी, एक नीचे करके कीमत सेट कर दी। इससे क्या होता है जी, डायग्राम बना के नजर आ रहा है ना, ये सील है, इससे ऊपर छत से छलांग नहीं लगा सकते, छलांग लगाएंगे तो सर टकराएगा ऊपर, इसलिए सीलिंग है। सीलिंग में प्रॉब्लम ये है कि अब जब आपने प्राइस कम कर दी तो प्रोड्यूसर कह रहा है मैं तो नहीं बनाऊंगा, और कंज्यूमर कह रहे हैं, अरे वाह पहले तो कितनी की मिली थी अब तो और कम की मिल रही है, वाह मैं तो और लूंगा, जितने पहले गुजारा हो रहा था उससे भी ज्यादा लूंगा अब तो मैं, सस्ती मिल रही है, ठीक है। बच्चों को एक एक खिलाता था, अब दो दो खिलाऊंगा पैनाडोल। तो इस सूरत में, प्राइस सीलिंग की सूरत में जो प्रॉब्लम क्रिएट करती है गवर्नमेंट, वो करती है, इसको हम कहते हैं एक्सेस डिमांड, ठीक है। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई, प्रोडक्शन इतनी हो है नहीं, इसको दूसरे आसान लफ्जों में हम कहते हैं शॉर्टेज हो गई, ठीक है। इस शॉर्टेज को पूरा करने के लिए फिर गवर्नमेंट एक और स्टेप लेती है। वो क्या स्टेप होता है? गवर्नमेंट कहती है कि भाई सबको कोटा मिलेगा, सब बनवाओ अपने राशन कार्ड। अब हर बंदा इतनी नहीं मांगो, हर बंदे को 2-2 किलो मिलेगी, महीने के 5 किलो की शुगर मिलती थी, कार्ड बनते थे, कार्ड पे स्टैंप लगती थी, आपको मिल गया दोबारा नहीं मिलेगी। इसको हम कहते हैं, कोटा जो सेट कर देते हैं इसको हम कहते हैं राशनिंग हो गई, राशनिंग कर दी हमने। राशनिंग का फिर एक और प्रॉब्लम होता है, एक्सेस, पहले तो प्राइस सीलिंग की थी, प्राइस सीलिंग से एक्सेस डिमांड हुई, एक्सेस डिमांड से शॉर्टेज हो गई, यानी एक्सेस डिमांड शॉर्टेज एक ही चीज है। उसका हल निकाला, राशनिंग की, राशनिंग से दूसरा काम शुरू हो जाता है, वो होता है ब्लैक मार्केटिंग। गवर्नमेंट ने कहा 50 की ही मिलेगी चीनी, कोई 100 की नहीं मिलेगी, 50 की मिलेगी, ओके 50 की मिलेगी, लेकिन हर बंदे को 5 किलो मिलेगी। अब मेरे घर में शादी है, मुझे 200 किलो चाहिए, शादी में हम चाहते हैं कि बहुत चीनी खाएं, मतलब हलवे बटते हैं, लड्डू बटते हैं, पेड़े बटते हैं, चीनी चीनी होती है शादी में, थोड़ी जापानी भी होती है लेकिन ज़्यादातर चीनी होती है। अब इतनी चीनी मैं कहाँ से लाऊंगा, मुझे तो 5 किलो मिलेगी, तो बहुत से लोग हम कहेंगे कि हमें जो 5 किलो चीनी मिली 50 रुपए के हिसाब से, ये हो गए 250 रुपये, अगर आप हमने इसी चीनी के 2000 दे दें तो हमसे ले लें। तो अब ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है, लोग जो है उसको, दूसरा ये कि यहाँ पे जो चीनी नहीं मिल रही तो दूसरे मुल्कों से स्मगलिंग कर करके महंगी बेच रहे होते हैं। राशनिंग का मतलब होता है कि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिज्म होता है कि आपका शनाख्ती कार्ड नोट हो गया, उस पर एक स्टैंप लग गई, स्टैंप लगती है फिजिकल, अब वही दोबारा दिखाएंगे तो मिलेगी, नहीं देंगे, तो वो ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो मार्केट में आपको अगर प्राइस नहीं पसंद आ रही थी, कम करवानी थी, फिर आप सप्लाई से खेल लेते, सब्सिडाइज कर देते, प्राइस नीचे आ जाती है। यहाँ पे हमने कुछ गड़बड़ डायग्राम बनाई है, ये डायग्राम सही नहीं बनाई हमने। यहाँ पे आपको प्राइस बढ़ानी थी तो आप जो है वो लोगों में अवेयरनेस बढ़ा देते तो डिमांड बढ़ जाती। यहाँ पे पीछे वाली में हमने सब्सिडी करके डिमांड बढ़ा दी थी, हालांकि सब्सिडी करके सप्लाई बढ़ती है, जल्दी जल्दी में हो जाता है कभी कभी। लोगों में अवेयरनेस फैलाते, लोगों को थोड़ा सा, कोई इंडस्ट्री ऐसी लगा देते, कोई ऐसी प्रोडक्शन सेटअप कर देते, एक्सपोर्ट करना शुरू कर देते, तो डिमांड बढ़ जाती, डिमांड बढ़ जाती तो ठीक है। तो ये दो मार्केट फेलियर्स हैं, क्या है ये? मार्केट फेलियर्स, मार्केट फेलियर्स और भी हैं, लेकिन डिमांड सप्लाई को लेकर ये दो मार्केट फेलियर्स हैं, और दूसरी तरह के मार्केट फेलियर्स हैं हम थोड़ी देर में देखेंगे, ठीक है। डिमांड सप्लाई से रिलेटेड लास्ट टॉपिक विच इज प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी का क्या मतलब होता है? प्राइस के चेंज पर कितना रिस्पॉन्स कर रही है।
जो डिमांड या सप्लाई है प्राइस के चेंज पर कितना रिस्पॉन्सिव है। अगर ज्यादा रिस्पॉन्सिव है तो लेट जाती है डिमांड, कम रिस्पॉन्सिव है तो खड़ी हो जाती है डिमांड। ज्यादा रिस्पॉन्सिव है तो लेट जाती है सप्लाई, कम रिस्पॉन्सिव है तो खड़ी हो जाती है सप्लाई। इसका मतलब क्या हुआ, ये देखिए, ये थोड़ी सी प्राइस चेंज हुई और बहुत ज़्यादा डिमांड चेंज हो गई, तो ये कहलाती है, इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज़्यादा है, यानी ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है, ये डिमांड प्राइस के चेंज पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिव है। इस केस में देखिए कि अच्छी खासी प्राइस चेंज हुई, फिर भी डिमांड थोड़ी सी चेंज हुई, तो हम कहते हैं कि ये डिमांड का कर्व प्राइस के चेंज पे कम रिस्पॉन्सिव है, इसकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम है। प्राइस इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है परसेंट चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस, या परसेंट चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई डिवाइड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस। ये चेंज का सिंबल है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो आसान सी बात है ना, परसेंट चेंज इन क्वांटिटीज डिवाइड बाय परसेंट चेंज इन प्राइस, किसी भी चीज की क्वांटिटी हो। ठीक है बच्चों, तो अब मार्केट में कोई चेंज आएगा तो आखिरकार डिमांड ज्यादा कम होगी या सप्लाई ज्यादा कम होगी, इस पर डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी किसकी ज्यादा या किसकी कम थी। सही है। इसमें बाज केस ऐसे भी होते हैं कि परफेक्ट इलास्टिसिटी होती है। परफेक्ट का मतलब होता है परफेक्टली इन इलास्टिक या परफेक्टली इलास्टिक, उस पर मैं थोड़ी देर में आता हूं। मिसाल के तौर पर मार्केट के मुख्तलिफ हम शक्लें ले लेते हैं इलास्टिसिटी के एतबार से, जिसके ग्राफ मैंने यहाँ बनाए हुए हैं आपके पास। ये देखिए, एक केस लेते हैं जिसमें डिमांड बहुत ही इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक कब होती है डिमांड, रिस्पॉन्सिव कब नहीं होती, किस तरह के प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें डिमांड रिस्पॉन्सिव नहीं होती, प्राइस कुछ भी हो डिमांड पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये सब मैंने लिख दिया है, डिस्कस भी कर लिया है, बुक में भी लिखा हुआ है, हर जगह मौजूद है, आप कहीं से भी देख सकते हैं। वैसे मैं बता देता हूँ कि लो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है जब चीज नेसेसिटी हो, प्राइस बढ़ेगी भी तो लोग छोड़ेंगे नहीं, या ऐसी चीज जिसका कोई सब्स्टिट्यूट ना हो, लिखा हुआ है नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, या ऐसी चीज जिसके डिसीजन के लिए टाइम ना हो, अभी चाहिए अभी फौरन, जैसे कि इमरजेंसी मेडिसिन, या कोई बहुत ही चीप गुड हो कि उसकी प्राइस बढ़ी भी तो क्या बढ़ी, नमक 10 रुपए का था 20 का हो गया, कितनी बढ़ गई प्राइस, 100%। प्राइस डिमांड में क्या फर्क आया, कोई नहीं। ठीक है, तो जो आपकी इनकम के इन कंपैरिजन अगर कोई बहुत ही चीप प्रोडक्ट होता है तो उसकी बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ने से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। ये सारे फैक्टर्स से किसी चीज डिमांड को इलास्टिक बनाते हैं, और डिमांड को इलास्टिक क्या बनाते हैं, इसको अलर्ट कर दो, नेसेसिटीज इलास्टिक बनाती हैं तो लग्जरीज इलास्टिक बना देती हैं। बहुत लग्जरी चीज थी, थोड़ी महंगी हो जाएगी, छोड़ो भाई अभी नेसेसिटी पे खर्च करो, लग्जरी बाद में ले लेंगे। जिस चीज के बहुत सब्सिट्यूट हो, महंगी हो जाए, छोड़ो दूसरी चीज ले लो, पाक फैन महंगा हो गया, रॉयल फैन ले लो। कंज्यूमर के पास बहुत टाइम हो, ओके अभी बहुत टाइम है, अभी महंगा हुआ है, जैसे सफियाबाजी करती है ना, ओहो पीक आवर चल रहा है, अभी नहीं जाएंगे हम 2 घंटे बाद जाएंगे, बैठे रहेंगे। तो टाइम है तो फिर आप अपना डिसीजन, बाइंग डिसीजन रोक लेते हो। या कोई बहुत महंगी चीज कंसिडर्ड है तो वो थोड़ी सी और महंगी होगी, लोग कहेंगे यार अब तो बहुत रेंज से बाहर निकल गई यार। होता है ना, गाड़ियों के साथ होता है ऐसा, मैंने बड़ा सोचा हुआ था कि मैं वो वाली गाड़ी लूंगा, मैं वो वाला फोन लूंगा, थोड़ा भी महंगा हो गया, अरे यार तो बिल्कुल ही निकल गया। उसका 10% भी मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो मेरे लिए वो बाहर हो जाता है बादोकाट परचेज करने के पॉसिबिलिटी से। ये फैक्टर्स तो बता दिए मैंने डिमांड के। बता मैं रहा था कि एक डिमांड इन इलास्टिक है, तो अगर प्राइस अच्छी खासी भी बढ़ गई, ये देखिए सप्लाई किसी वजह से S1 से S2 चली गई, तो अब प्राइस P1 से P2 चली गई, प्राइस बढ़ गई लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क
नहीं आया, QD1 से QD2 पे चली गई। तो ये दिखा रहे हैं हम कि ये इनइलास्टिक गुड के साथ ये होता है कि अगर सप्लाई कम भी हो जाए तो प्राइस बढ़ने से डिमांड कम नहीं होती। तो प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि अपने गुड की डिमांड को इलास्टिक बना दें। कैसे? मार्केटिंग के जरिए अपने गुड को लोगों के लिए नेसेसिटी बना दें। ये सर्फ अगर नहीं इस्तेमाल किया ना तो बस कपड़े धुलेंगे ही नहीं साफ। आप क्या लोग मजबूरन जैसे ही लोगों के ध्यान में ये नेसेसिटी बनेगा वैसे ही वो उसकी प्राइस बढ़ा रहे होंगे, लेकिन लोग छोड़ेंगे नहीं। ये वाला साबुन बहुत जरूरी है, ये वाला टूथब्रश के बगैर गुजारा नहीं होगा। तो नहीं छोड़ रहे, तो पहले आप किसी चीज को लोगों की नजर में नेसेसिटी बना दो ताकि उसकी प्राइसिंग आप समझ सको। तो प्रोड्यूसर ये चाहता है कि उसकी जो भी प्रोडक्ट है थ्रू मार्केटिंग वो प्रोडक्ट नेसेसिटी बन जाए, वो प्रोडक्ट लोगों के लिए इन इलास्टिक हो जाए ताकि वो प्राइस बढ़ा सको अपनी मर्जी से। ठीक है, उसका उलट देख लेते हैं। देखें, इन इलास्टिक डिमांड थी, इलास्टिक डिमांड में ज़ाहिर उलट हो जाएगा ना। तो मैं बस जल्दी से एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। ये इलास्टिक डिमांड है, तो उसको पता है प्रोड्यूसर को कि मैं थोड़ी सी प्राइस बढ़ाऊंगा ना S1 से S2, थोड़ी सी प्राइस बढ़ेगी लेकिन क्वांटिटी में कितना बड़ा फर्क आ जाएगा। तो उसके लिए प्रॉब्लम है यहाँ प्राइस बढ़ाना, नहीं बढ़ा पाएगा। इसका कन्वर्स मैंने दिखाया था सप्लाई के लिए कि सप्लाई बहुत इनइलास्टिक है तो डिमांड कम भी हो गई, प्राइस कम भी हो गई, प्रोड्यूसर उतना ही बेच रहा है बेचारा। इसकी मिसाल क्या थी? स्टेडियम की सीट्स ऑलमोस्ट परफेक्टली इनइलास्टिक होती सप्लाई में। टिकट 5,000 का था तब भी उतनी बिक रही थी, फिर टिकट 2,000 का हो गया तब भी उतनी सीटें हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ, कोई आ जाओ। स्टेडियम की टिकट्स, सिनेमा की टिकट्स, एयरप्लेन की सीट्स जो फिक्स इन सप्लाई है ना, उनके साथ ये होता है कि वो बहुत हाईली इनइलास्टिक होती है, रिस्पॉन्सिव नहीं होती, प्राइस चेंज करने पे वो चेंज नहीं हो पाते। ज़्यादा महंगी हो गई तब भी बढ़ा नहीं सकते। स्टेडियम की सीटें कहाँ से बढ़ाऊंगा मैं? बहुत प्राइस मिल रही है, प्रोड्यूसर कह रहा है बहुत टाइट पैसे मिल रहे हैं, सीटें और कहाँ से लगाऊं? वो स्टेडियम तो वही है ना। प्रोड्यूसर सिर्फ प्राइस नहीं बढ़ा सकता ना, प्राइस तो किसी वजह से बढ़ेगी, कोई चेंज आएगा सिचुएशन में। तो अगर तो वो चेंज सप्लाई को चेंज करने वाला होगा तो सप्लाई राइट पर मूव हो जाएगी, फिर देखा जाएगा कि डिमांड कैसी थी। अभी तो ये जो चेंज है ये हम देख रहे हैं कि जब डिमांड में चेंज आएगा तो प्रोड्यूसर कैसा रिस्पॉन्स करेगा। तो डिमांड के चेंज को, अगर डिमांड बढ़ जाएगी तो प्रोड्यूसर क्वांटिटी बढ़ा नहीं सकता, कम हो जाएगी तो प्रोड्यूसर क्वांटिटी कम नहीं कर सकता। ठीक है, ये उठा लीजिए। और तो ऐसा तब भी होता है जब आपके पास पेरिशेबल गुड्स हो। ये पूरी लिस्ट बनाई हुई है हमने। पेरिशेबल गुड्स का मतलब क्या हुआ? अगर शेल्फ लाइफ कम होती है, अचानक से प्राइस बढ़ गई, मैं कहीं से ला नहीं सकता, पहले से स्टोर ही नहीं होंगे, पेरिशेबल है ना, कहाँ रखे होंगे मैंने। एकदम से प्राइस कम हो गई, मैं उठा के रख नहीं सकता, मुझे अभी भी बेचने पड़ेंगे। पेरिशेबल गुड्स हो, फिक्स सप्लाई हो, एक्सेस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन ना हो, प्रोडक्शन एडजस्ट करने की कोई ऑप्शन ना हो, या फैक्टर प्रोडक्शन बहुत इमोबाइल हो। फैक्टर प्रोडक्शन इमोबाइल होने का मतलब क्या है कि यार प्राइस बहुत अच्छी मिल रही है, 2-4 मजदूर और लगा दो भाई, इस काम के नए मजदूर इतनी जल्दी नहीं बना सकते, ये काम ऐसा है, इसको सीखने के 6 साल लगते हैं। अब क्या करें भाई, बहुत पैसे मिल रहे हैं, कॉफ़ी के और पौधे लगा दो भाई, कॉफ़ी का पौधा लगने से प्रोडक्शन तक 6 साल लगते हैं। तो ये बहुत इमोबिलिटी है इसमें, ऐसा नहीं है कि एकदम से सप्लाई बढ़ा देंगे हम। ठीक है, तो जो ये फैक्टर्स आ जाएंगे तो सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी, उसका कन्वर्स कर लें सप्लाई इलास्टिक हो जाएगी। सप्लाई इलास्टिक हो गई तो क्या होगा? वो फिर ऐसी हो जाएगी। तो देखें, ज़रा सी डिमांड बढ़ेगी, ज़रा सी प्राइस कम होगी, ज़रा सी प्राइस बढ़ेगी तो सप्लाई ठीक ठाक रिस्पॉन्स दे सकती है। प्राइस का इतना सा चेंज सप्लाई का इतने सारा चेंज का बाइस बन जाएगा। ये कब होगा? ड्यूरेबल गुड्स होंगे, सस्ते हो गए, नहीं बेच रहे भाई, रख दो रख दो, 2 साल में बेच देंगे। प्लॉट की कीमत गिर गई, प्लॉट क्या करते हैं? रख देते हैं उठा। 2 साल बाद प्लॉट घिस नहीं रहा मेरा, 2 साल बाद कीमत बढ़ेगी फिर बेच देगी। वो अलग बात है कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, वो इन्वेस्टमेंट रखी हुई है, और इन्वेस्टमेंट कहीं और होती तो क्या होता। तो वो सब हम
वो सब हम कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन मैं वैसे कह रहा हूँ कि जो चीज़ ड्यूरेबल होती है उसको उठा के रख देना आसान होता है। जिसके फैक्टर मोबिलिटी ज़्यादा होती है, प्रोडक्शन पैसे कम हो गए ना यार, मजदूर यहाँ से निकालो वहाँ लगाओ, चलो बस ठीक है, ये वाला काम छुड़ाओ, इसमें इतने पैसे नहीं मिल रहे, वो वाला काम लगा दो, तो आप सप्लाई कम कर दोगे, आराम से सप्लाई कम कर दोगे, तो आपकी फैक्टर मोबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, सो दिस वाज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी को लेकर आप ये फैसला करेंगे कि आखिरकार इम्पैक्ट किस पे ज़्यादा आएगा। आपसे एक सवाल किया जा रहा है, उस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि कंज्यूमर की ये सिचुएशन है, आपने बातें सुन के अंदाजा लगाया कि डिमांड इलास्टिक है कि इलास्टिक, और आपसे कहा गया कि अब प्रोड्यूसर का ने सप्लाई कम कर दी, तो आप बताएंगे कि कंज्यूमर की डिमांड ठीक ठाक गिर जाएगी या नहीं गिर सकेगी, डिमांड इलास्टिक थी या इलास्टिक थी, उसकी बुनियादों पर। ठीक है, तो ये वाले फैसले आप सवाल सॉल्व करते वक्त तब करेंगे या एमसीक्यूज में करेंगे। एमसीक्यूज के अंदर तो डायग्राम पे ही बहुत कुछ आप बता रहे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा डिमांड सप्लाई का टॉपिक हुआ मुकम्मल, और मार्केट फेलियर का एक छोटा सा टॉपिक रह गया जो डिमांड जो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के संगम पे मौजूद है, यानी उसके बीच में मौजूद है कि मार्केट फेलियर की ये सिचुएशन वो क्या है कि जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नैलिटी। एक्सटर्नैलिटी क्या होती है? एक्सटर्नैलिटी क्या होती है भाई? कि अगर कोई काम ऐसा है जिसको करने से आपको जितना फ़ायदा है उससे ज़्यादा दूसरे को नुकसान है, सोसाइटी को ओवरऑल लॉस ज़्यादा है उस काम का, आपका पर्सनल बेनिफिट 10 था, सोशल कॉस्ट उसकी, सोशल लॉस उसका जो है वो 30 था, तो आखिरकार पूरी सोसाइटी को -20 का पड़ा ये प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, है ना। ये छोटी सी डिस्कशन, इस पर हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कशन की हुई है, पूरा बड़ी तफसील से हमने इसकी वीडियो बनाई हुई है। तो प्राइवेट बेनिफिट प्राइवेट कॉस्ट, सोशल बेनिफिट सोशल कॉस्ट को हमने टोटली कैलकुलेट करके देखा था, और ये देखा था कि एक्सटर्नैलिटीज़, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ इन चीज़ों की होती हैं, उन चीज़ों को गवर्नमेंट कोशिश करती है कि ना बनाए। उसका तरीका क्या करती है गवर्नमेंट? या तो उसके ऊपर बैन लगा देती है या उसको हैविली टैक्स करती है, ताकि उस टैक्स के पैसे से जिनको नुकसान हो रहा है उन लोगों को पूरा किया जा सके। ठीक है, तो एक्सटर्नैलिटीज़ के केस में आप ये बात करेंगे कि सोशल बेनिफिट इसका कम है, कॉस्ट ज़्यादा है, जिसकी वजह से कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के तहत ये ऐसे नहीं प्रोड्यूस होना चाहिए। अगर अगर तो बहुत ही फ़ायदा है किसी शख्स को इसका, तो फिर वो उतना ही उसका, नहीं नहीं वो तो अलग चीज़ है। एक्सटर्नैलिटी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी की बात हो रही है कि अगर नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी किसी चीज़ से ज़्यादा है, एक ऐसा प्रोडक्ट है कि आपको 10 का फ़ायदा हो रहा है, दूसरे को 30 का नुकसान हो रहा है, तब तो ये बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि आप उसको कोई रिटर्न कर नहीं सकोगे। आप 30 कहाँ से पूरे करोगे? आपको खुद 10 का फ़ायदा हो रहा है। एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे 20 का फ़ायदा आपको हो रहा है, दूसरे को 10 का नुकसान हो रहा है, अब चलेगा ये कि आपसे 10 लेके उसको वापस कर देंगे, लो भाई तुम्हारी वजह से तो नुकसान हुआ था। सोसाइटी को, एनवायरनमेंट को अगर आपसे ऐसा नुकसान हो रहा है जो रिपेयरेबल है, जो आपके फ़ायदे से, जितना फ़ायदा हो गया उससे कम उधर नुकसान हुआ, तो मैं आपसे ले सकता हूँ, लेकिन जितना आपको फ़ायदा हुआ उससे ज़्यादा अगर नुकसान हो गया, फिर तो मुझे नहीं, आपको बनाने ही नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे कि हम बात कर चुके हैं, जैसे कि मे बी के सिगरेट्स को कह सकते हैं आप इसमें, कि जी जितना उसके बनाने वाला कमा रहा है उससे ज़्यादा सोसाइटी लूज़ कर रही है उसकी वजह से। ठीक है, तो ये एक एडिशनल बात थी जो हमने बीच में करनी थी। अब हम बात करते हैं फटाफट अपना पैंतरा बदलते हैं, अपना रुख चेंज करते हैं, और हम आ जाते हैं बुनियादी मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन की तरफ। मैक्रो इकोनॉमी बोलें तो इसका मतलब क्या होता है कि पूरे मुल्क की एक साथ बात की जा रही है। पूरे मुल्क की एक साथ बात करने के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जिनमें से पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि पूरे मुल्क की इनकम को एक साथ डिस्कस किया जा सकता है, जिसको हम कहते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को लिखने के कई तरीके हैं, जिसमें से हम अक्सर जो लिखेंगे वो जीडीपी लिखेंगे, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब हुआ y इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स।
जीडीपी इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम वाई से लिखते हैं, इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स, ये जी है। कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, नेट एक्सपोर्ट। इसके लिए आपको वो 4 सेक्टर इकोनॉमी मॉडल देखना पड़ेगा जो बिल्कुल पहले पेज से मैंने बना के आपको दिखाया है, वीडियोज में ही मौजूद है, किताब में भी बहुत दफ़ा इस पर बात हुई हुई है। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। अच्छा, ये पेपर में आने वाली बात नहीं है, ये जनरल समझने वाली बात है। ये जो सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स है, ये पेपर के हवाले से बात नहीं हो रही, ये सिर्फ समझा रहे हैं आपको कि पूरे मुल्क की इनकम को ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, कह सकते हैं, और इसके और भी नाम है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट भी कहते हैं, जीएनपी भी कहते हैं। ठीक है, जी जी जी। तो अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं, जो जिस एंगल से हम बात कर रहे हैं कि पूरे मुल्क की आमदनी को हम जीडीपी भी कह सकते हैं। आमदनी निकालने का एक तरीका ये है कि सारे मुल्क की आमदनियां निकाल लो या सारे मुल्क के अखराजात निकाल लो, बात बराबर है। ये एक्सपेंडिचर मेथड से निकला हुआ है, सारे एक्सपेंडिचर्स पूरे मुल्क के निकाल लिए, एक एक्सपेंस है कंजम्पशन, एक एक्सपेंस है इन्वेस्टमेंट, एक एक्सपेंस है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एक एक्सपेंस है नेट एक्सपोर्ट। तो सब मिला लिया, ओपन इकोनॉमी, 4 सेक्टर ओपन इकोनॉमी का जीडीपी ऐसे कैलकुलेट हो सकता था। लेकिन ये कैसे कैलकुलेट हो सकता था का सवाल है नहीं आपसे। आपके जहन में ये बात होनी चाहिए कि जीडीपी का मतलब क्या हुआ, नेशनल इनकम, पूरे मुल्क की इनकम, पूरे मुल्क ने कितना कमाया या पूरे मुल्क ने कितना खर्च किया। और हम कहते हैं दोनों एक ही बात है, जब पूरा मुल्क जो भी खर्च कर रहा है वो कोई ना कोई कमा भी रहा है ना, सही है। इस कमरे में 100 किलो खाना रखा हो और 4 लोग मौजूद हों और इस कमरे का एक वजन किया जा रहा हो, 100 किलो खाना रखा हो और 4 लोग मौजूद हों, कमरे का ताला लगा हुआ हो और कमरा एक वेइंग स्केल पर रखा हुआ हो। अब वो लोग खाना खाएं या खाना ना खाएं, कमरे का वजन उतना ही रहेगा, है ना, लॉजिकली। तो ये ऐसे ही है कि कंजम्पशन हो गई, कंजम्पशन एक्सपेंस है लेकिन वो किसी की इनकम भी है, आपने खर्च किया कंज्यूम करने के लिए, उधर से आपने किसी को पैसे दे दिए, वो उसकी इनकम हो गई। तो बहरहाल मैं अगेन इसकी डेप्थ में अभी नहीं जा रहा, ये पूरी डिटेल में हमने कवर किया हुआ है। आपको फिलहाल इतना पता होना चाहिए कि जीडीपी मीन्स पूरे मुल्क की इनकम। पूरे मुल्क की इनकम बढ़ेगी तो सबका फायदा होगा, ओवरऑल डिमांड बढ़ जाएगी, पूरे मुल्क की डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, ये बात समझ आती है? ओके। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग में या मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक पूरे मुल्क की डिमांड होती है, इसको हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड। क्या कहते हैं? पूरे मुल्क की सप्लाई होती है, इसको हम कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट सप्लाई इस तरह से बनती है, आखिर में खड़ी हो जाती है। लॉन्ग रन की, शॉर्ट रन की एग्रीगेट सप्लाई ऐसे बनती है, ADAS, लेकिन लॉन्ग रन में एग्रीगेट सप्लाई ऐसे बनती है। तो आप जब बनाएं तो ऐसे ही बनाइएगा। अगर आप स्पेसिफिकली शॉर्ट रन की नहीं बना रहे तो अगर नॉर्मल एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई बना रहे तो ऐसे ही बनाइएगा, ये अच्छा रहता है। आखिर में खड़ी हो जाएगी एग्रीगेट सप्लाई। यानी मुल्क के रिसोर्सेज की एक लिमिट है, प्राइस बढ़ाते जाओ सप्लाई बढ़ती जाएगी, प्राइस बढ़ाते जाओ सप्लाई, ऐसा नहीं है ना। डिमांड कम हो रही है ना, प्राइस कम करते जाओ लोग और कम, और कंजम्पशन बढ़ाएंगे, प्राइस और कम कर दो लोग और कंजम्पशन बढ़ाएंगे, प्राइस और कम कर दो लोग और कंजम्पशन बढ़ाएंगे, लेकिन सप्लाई में ये लिमिट है। ठीक है, अच्छा खैर, तो ये भी अगेन ये भी कोर्स का पार्ट नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको बेहतरी के लिए बता रहा हूँ कि बेहतर ऐसा है कि एग्रीगेट सप्लाई ऐसी बनाई जाए, इसमें अच्छा रहता है ये। लेकिन ये लॉन्ग रन में, शॉर्ट रन में तो सीधी बना सकते हैं। शॉर्ट रन में तो इतनी ही बढ़ती है कि बस ये मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज़्यादा वैसे भी बढ़ नहीं सकती शॉर्ट रन। दूसरा फैक्टर्स और भी इंगेज हैं जो अभी आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, तो इसलिए मैं आगे चलना चाह रहा था। मैं बता रहा था कि जो जहाँ एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मिलते हैं पूरे मुल्क के, वो पॉइंट भी जीडीपी होता है, ये मुल्क का जीडीपी होता है। और ये मुल्क की इन्फ्लेशन होती है, मुल्क का प्राइस लेवल होता है, एक गुड की प्राइस नहीं है ये, पूरे गुड्स और सर्विस की मिली हुई प्राइस है और पूरे मुल्क का जीडीपी है ये पूरे मुल्क की क्वांटिटी है जो खरीदी भी जा रही है और बेची भी जा रही है। तो इसलिए डिमांड और सप्लाई के मिलाप पे जीडीपी बनता है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरी डिमांड बढ़ गई तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा जीडीपी कहाँ जा रहा है, बढ़ रहा है। ये बात नजर आ रही है? इसलिए कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड बढ़ने से जीडीपी बढ़ जाता है। ठीक है, ये अगेन ये सब वो बातें जो मैं आगे करने वाला था
तो उससे पहले मैंने आपका एक एक मिजाज बना दिया। सवाल पहला था, जो हमारा पहली बात थी, वो पहला टॉपिक था हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हुआ? ये है मुल्क की इकोनॉमी, इसकी ग्रोथ। ये है मेरा जीडीपी। मैं चाहता हूं हर साल पहले से ज्यादा जीडीपी बढ़े। ठीक है। जीडीपी क्यों बढ़े? क्योंकि हर साल मेरी क्या बढ़ रही है? पॉपुलेशन बढ़ रही है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है और जीडीपी उतने का उतना ही रहा, तो फिर हमारे मुल्क में लोग पहले से ज्यादा गरीब होना शुरू हो जाएंगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिर जाएगा। हम चाहते हैं पॉपुलेशन बढ़ रही है इसलिए जीडीपी बढ़े, और बहुत से मुल्क चाहते हैं पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, जीडीपी फिर भी बढ़े, हर साल लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पहले से बेहतर हो। तो फिर हम कहां से बढ़ाएं? पॉपुलेशन तो बढ़ नहीं रही, जीडीपी कहां से बढ़ाएं? बाहर वालों को बेच के। हमने बहुत प्रोड्यूस कर लिया, बहुत प्रोड्यूस कर लिया, लोग तो वही हैं, अब कहां से बढ़ेगा जीडीपी? प्रोड्यूस तो हो गया, सेल तो हो ही नहीं रहा वो। तो सेल करने के लिए बाहर वालों को बेच लो, ओपन इकोनॉमी, एक्सपोर्ट बढ़ाओ अपनी। तो ओवरऑल हम चाहते हैं कि साल के साल हमारा जीडीपी बढ़े। इसको कहते हैं क्या हुआ? हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ हो। इकोनॉमी ग्रो कर रही है मतलब जीडीपी बढ़ रहा है हर साल। पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ बढ़ रहा है या पॉपुलेशन बढ़े बगैर ही बढ़ रहा है, बस जीडीपी का बढ़ना एक फैक्टर है, इसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ मानते हैं। ऑल्दो इससे बहुत हमारी बात हुई है कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ ही सही है या कोई सस्टेनेबिलिटी भी कोई चीज़ होती है, हर दफ़ा बढ़ती ही रहे, बस बढ़ता ही रहने में कोई फ़ायदा है। तो ये एक बहुत डिफरेंट टॉपिक है, अभी ये टॉपिक हमारा यहाँ पे नहीं है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर करने के लिए जो टर्म हम यूज़ करते हैं वो होता है रियल जीडीपी। क्या मतलब हुआ? रियल जीडीपी के अलावा अनरियल जीडीपी भी होता है, उसको हम कहते हैं नॉमिनल। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे मुल्क में 10 ब्रेड बन रही थी, 1 ब्रेड वॉज इक्वल्स टू 10 रुपीज। तो हमारे मुल्क का जीडीपी कितना था सबा? हमारे मुल्क में 10 ब्रेड बन रही थी, एक ब्रेड जो है वो 10 रुपए की थी। हमारे मुल्क का जीडीपी कितना था? 100 रुपए। ये बात समझ आ रही है? हमारे मुल्क में 10 ही ब्रेड बन रही थी, अब एक ब्रेड की कीमत 20 रुपए है। हमारे मुल्क का जीडीपी कितना दिखेगा? क्या असल में जीडीपी बढ़ा? क्या प्रोडक्शन बढ़ी? क्या लोग पहले से ज्यादा ब्रेड खा पा रहे हैं? नहीं। तो ये नॉमिनली बढ़ना कहलाता है कि प्राइस तो बढ़ गई लेकिन असल में प्रोडक्शन नहीं बढ़ी। तो हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा जीडीपी असल में बढ़ा, असल में प्रोडक्शन बढ़ी, या सिर्फ पैसों की वजह से बढ़ा। तो जब हम असल में देखना चाहते हैं तो जीडीपी की जो भी वैल्यू आ रही होती है इसमें से माइनस कर देते हैं, जीडीपी डिफ्लेटर कहते हैं उसको। लेकिन अब उसको आप खोल के देखते हैं तो अंदर से डब्बे के अंदर इन्फ्लेशन रखी हुई होती है। तो जीडीपी में से जब इन्फ्लेशन माइनस कर दें तो असल में बनता है रियल जीडीपी। अगर वाकई प्रोडक्शन बढ़ी होगी तो फिर रियल जीडीपी बढ़ता हुआ दिखेगा। अब नॉमिनल जीडीपी को पूरी दुनिया में कोई नहीं देखता कि नॉमिनल जीडीपी बहुत बढ़ गया मेरा, कोई नहीं देखता इसको। जो भी देखना चाहता है आपके मुल्क का जीडीपी बढ़ा है, लाओ रियल जीडीपी दिखाओ बढ़ा है कि नहीं बढ़ा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। अब कहीं भी नॉमिनल कोड भी नहीं कर सकते आप। कोड करके भी आप बहुत बेवकूफ़ बन रहे हैं, खुद भी बना भी नहीं की कोशिश करें लेकिन कोई बेवकूफ़ बनता नहीं है। अब सबको एग्जैक्टली पता है कि रियल जीडीपी ही देखना होता है। सही है? तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है रियल जीडीपी का पहले से ज्यादा होना। उससे क्या क्या फायदे होंगे बस वो एक लिस्ट बना लें। जीडीपी के बढ़ने से क्या क्या फायदे होंगे भाई? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी, जीडीपी बढ़ेगा तो सस्टेन्ड प्राइसेस रहेंगी, गवर्नमेंट के पास खर्चा करने के लिए पैसे आ जाएंगे, गवर्नमेंट डेवलपमेंट पे खर्चा करने लगेगी। अब एक पूरी लिस्ट है ना आपके पास, क्या क्या बेहतर हो जाएगा। अगर हुकूमत के पास पैसे ज्यादा आ गए तो अब क्या क्या हो सकता है? हाँ, करप्शन भी बेहतर हो जाएगी ना, करप्शन मतलब आसान हो जाएगी, तो ज्यादा मसला नहीं होगा। तो जीडीपी के बढ़ने के की वजह से क्या क्या फायदे हैं ये हमने बता दिया। जीडीपी कैसे कैसे बढ़ सकता है ये बता दो, चैप्टर खत्म हो जाएगा। प्यारे बच्चों, जीडीपी कैसे कैसे बढ़ सकता है? जीडीपी बढ़ने के मैंने पूरी एक लिस्ट दी हुई है, आप उस लिस्ट से देख सकते हैं, बुक में ही मौजूद है। और हम पहले वीडियोस में भी काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन एक दफ़ा फिर रिवाइज कर लेते हैं।
आपके पास पूरा एक पेज मौजूद है जीडीपी ग्रोथ के बारे में। जीडीपी बढ़ने का पहला तरीका है, बहुत सारे हैं तो ये मैं नहीं कह रहा कि सबसे पहला ये है, मतलब लिस्ट में पहला ये है कि आपके नेचुरल रिसोर्स पहले से ज़्यादा डिस्कवर हो जाएं। वो याद है आपको, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का बाहर शिफ्ट हो जाए, जीडीपी बढ़ जाएगा। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज डिस्कवर हो जाएं। पाकिस्तान में भी सुना है कि समंदर में तेल निकल आया है। ठीक है, पाकिस्तान सुना है उधर नॉर्दर्न एरियाज में भी गैस निकल आई है, तो बहुत निकलनी है चीज़ें पाकिस्तान में। पेट वेट खराब है आजकल पाकिस्तान का, चीज़ें निकले जा रही हैं, कहीं से तेल निकल रहा है, कहीं से गैस निकल रही है। अल्लाह का बड़ा एहसान होगा अगर ये एक्चुअलाइज हो जाए। पाकिस्तान में सोना सोना भी निकल रहा है, कॉपर भी निकल रहा है, सुना है ना, दुनिया का सब दूसरा तीसरा चौथा बड़ा कॉपर के ज़खायर निकल रहा है, लेकिन निकल नहीं रहा है। कुछ कॉन्स्टिपेशन है थोड़ी, तो उसमें कुछ दवा ववा लेनी पड़ेगी। दरियाफ्त हो गए, निकल नहीं पा रहे। और क्या हो सकता है कि किसी मुल्क का जीडीपी कैसे बढ़ेगा? भाई ये बताएं, ये तो आसान सा बता बातें हैं। किसी मुल्क का जीडीपी कैसे बढ़ाएं? उधर क्यों देख रहे हैं? पेज क्यों मिलाना चाहते हैं? वैसे बताइए ना। एक्सपोर्ट बढ़ा के हो सकता है, ओके। एक्चुअली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बैलेंस बेहतर हो जाए, यूं कर लेना। इंपोर्ट जरूरी नहीं कि इंपोर्ट कम करके ही जीडीपी बढ़ेगा, बहुत दफा इंपोर्ट बढ़ा के भी जीडीपी बढ़ रहा होता है। अगर मैं मशीनरी मंगा लूं और अपना कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इंपोर्ट करके बेहतर कर लूं, तो मेरा अगले साल से जीडीपी वैसे बेहतर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। और क्या क्या वजह हो सकती है? टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाए पूरे मुल्क में। हमारे यहाँ कोई वो कौन सा वो मोबाइल फ़ोन बनाने का पूरा वो लग जाए, सिलिकॉन वैली लग जाए, चिप्स मैन्युफैक्चर होना शुरू हो जाए हमारे मुल्क में। हमारे मुल्क में प्रोसेसर्स बनने लगे हैं, हमारे मुल्क में कोई ऐसी टेक्नोलॉजिकल चीज़ें बन जाएं। ओके, एजुकेशन बन जाए। अब आ रहे हैं आप लोग लाइन पे। एजुकेशन बेहतर, फौरन अगला वर्ड आएगा, देखिएगा भी आएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर रिसर्च, अब आ गए ना, खुल गया वो, कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गई। एजुकेशन बेहतर हो जाए आपका, आप एक ही लफ्ज बोल दें, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए। ठीक है, तो बहुत सारे फैसले हैं। ह्यूमन फैक्टर इंप्रूव हो जाए, बस। अब उसमें हेल्थ केयर भी आ गया, एजुकेशन भी आ जाए, ह्यूमन फैक्टर। एक है मशीनरी फैक्टर इंप्रूव हो जाए, तो उसमें टेक्नोलॉजी आ गई, उसमें कॉस्ट ऑफ मशीनरी आ गई, इंपोर्ट कर लिया। एक ह्यूमन फैक्टर है, उसमें हेल्थ भी आ गई, एजुकेशन भी आ गई, अवेलेबिलिटी भी आ गई, ट्रेनिंग भी आ गई, फैक्टर मोबिलिटी भी आ गई, लोग आसानी से इधर उधर जा सकें, ट्रांसपोर्ट भी आ गई। इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाए, जीडीपी बढ़ जाएगा। जीडीपी बढ़ाने के शॉर्ट टर्म तरीके भी हैं, लेकिन जीडीपी बढ़ाने का शॉर्ट टर्म तरीका है कि गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा दे, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स को बढ़ा दे। गवर्नमेंट अपना जी बढ़ा दे, जीडीपी बड़ा दिखने लगेगा, फिर अगले साल टैक्स लगेगा। ठीक है, इस साल जीडीपी बढ़ा लगेगा, अगले साल टैक्स लगेगा, उसके पैसे नहीं होंगे तो कर्जा लेंगे। अभी जीडीपी बढ़ा ही लगेगा जब तक वो कर्जा वापस करने का टाइम नहीं आएगा। हम पाकिस्तान क्या कर रहे हैं, जब कर्जा वापस करने का टाइम आ रहा है तो पाँव पकड़ के कहते हैं कि 5 साल बाद करेंगे। आइंदा आने वाले 10 सालों में हमें 100 बिलियन वापस करना है, $100 बिलियन। हमें 100 बिलियन डॉलर रिटर्न करने हैं आइंदा आने वाले 10 सालों में। और हमारे पास अभी इस वक्त रिजर्व हैं 9 बिलियन भी पूरे नहीं, तो 100 बिलियन वापस करने हैं अभी हमें 10 सालों में। तो और हम समझ रहे हैं, और हर साल हम खसारे में हैं, हर साल हम खसारे में, उन खसारे को मांग के पूरा कर रहे हैं। और इम्पोर्ट कम करना नहीं चाहते, इम्पोर्ट नहीं कम हो। हमारा तो इंटरेस्ट ही इतना बड़ा हो गया कि वो, खैर वापस आ जाए। तो जीडीपी ग्रोथ कैसे होती है? शॉर्ट टर्म तरीका ये, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा के दिखा दे, डिमांड बढ़ा के दिखा दे, समथिंग करके दिखा दे। लॉन्ग रन तरीके हमने डिस्कस कर लिए, नेचुरल रिसोर्सेज आ जाएं, ये हो जाए वो हो जाए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो जाए। हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए भी एक जी बढ़ेगा, लेकिन ये पॉजिटिव बढ़ना हुआ। इस जी के बढ़ने का लॉन्ग रन में रिटर्न आ जाएगा वापस। लोग प्रोडक्शन बढ़ेगी, लोगों की इनकम बढ़ेगी, उससे वाकई लॉन्ग रन में फ़र्क पड़ जाएगा। फिर लोगों की वाकई इनकम बढ़ जाएगी तो वाकई टैक्स पेमेंट्स खुद ब खुद बढ़ जाएंगी। गवर्नमेंट ने सड़कें अच्छी बना दी और लोगों का मार्केट तक एक्सेस बढ़ गया, लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। इनकम बढ़ेगी तो खुद ब खुद वैसे ही टैक्स की इनकम से गवर्नमेंट के ऊपर रिकवरी हो जाएगी।
कोई भी एयरपोर्ट बना लिया, ड्राई पोर्ट बना लिया, सी पोर्ट बना लिया, कुछ भी कर लिया ऐसा जिससे वाकई गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ाने से वाकई प्रोडक्शन बढ़ गई, तो ये प्रॉपर तरीका था। ये तो थी बात जीडीपी कैसे बढ़ता है, जीडीपी बढ़ने के क्या फ़ायदे होते हैं, दोनों चीज़ हमने देखी। एक और फैक्टर हैं दो बड़े इंपॉर्टेंट जिनको हम देखेंगे, एक अनएम्प्लॉयमेंट है, एक इन्फ्लेशन है। दोनों ट्विन ब्रदर्स हैं, ट्विन ईवल है हमारे लिए, क्योंकि एक कम करते हैं तो दूसरा बढ़ जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, पूरे पूरे पेजेस आपके पास मौजूद हैं अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के। चाहें तो आप वहाँ से देख सकते हैं, चाहें तो वहाँ से मत देखिए, और जो मैं बता रहा हूँ वहाँ से सुन लीजिए। इन्फ्लेशन दो तरह की होती है, डिमांड पुल होती है या कॉस्ट पुश होती है, और ये आप डायग्राम से देख भी सकते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, ये एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई है, और ये प्राइस है। इन्फ्लेशन का क्या मतलब होगा कि प्राइस ऊपर जाए, प्राइस ऊपर जाने के लिए तो डिमांड बढ़ाओ या फिर सप्लाई कम करो। तो इसलिए हम कहते हैं कि डिमांड पुल या कॉस्ट पुश। डिमांड पुल क्यों होगी, किसी वजह से कंट्री की डिमांड में इजाफा होगा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन हो गया, वो कोई भी वजह हो। डिमांड क्यों क्यों बढ़ सकती है किसी कंट्री की, जीडीपी बढ़ गया, लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, लोगों का कुछ भी, कोई भी चीज़ पॉजिटिव होगी, डिमांड बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक इन्फ्लेशन होगी ही होगी। पॉपुलेशन बन गई, नहीं अभी ये नहीं कहें, ये तो इसकी अल्टीमेट डेफिनेशन पे चले गए। तो अभी तो हम कह रहे हैं डिमांड पुल और कॉस्ट पुश का जो एंगल है वो समझा रहा था मैं, कि या तो डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन होगी या कॉस्ट बढ़ने से इन्फ्लेशन होगी। तो इम्पोर्टेड भी कॉस्ट पुश होती है, इम्पोर्टेड जो होती है इन्फ्लेशन वो कॉस्ट पुश होती है। तो ये हो गई डिमांड पुल, ये हो गई कॉस्ट पुश, दोनों में प्राइस P1 से P2 बढ़ी, P1 से P2, डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन हो गई, AD1 से D2, यहाँ सप्लाई S1 से S2 कम होने से हो गई, प्राइस ऊपर जा रही है ना, इन्फ्लेशन प्राइस को कहते, प्राइस बढ़ने को कहते हैं ना। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि इन्फ्लेशन की डेफिनेशन क्या है, तो इट्स अ जनरल एंड सस्टेन्ड राइज इन लेवल ऑफ प्राइसेस इन अ कंट्री। सब हो गया ना बेटा, सप्लाई ही तो कम हुई थी तभी तो पी बढ़ा। यहाँ पे डिमांड बढ़ी, सप्लाई भी बढ़ी, लेकिन प्राइसेस भी बढ़ी। पहले डिमांड बढ़ी, उससे प्राइस बढ़ी, उससे सप्लाई बढ़ी। ठीक है, इसको और तोड़ के दिखाऊं मैं आपको, वापस हम माइक्रो में चले जाएंगे हम। ये देखिए, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। पहले डिमांड बढ़ी, पहले ये एक्चुअल इफेक्ट ये होता है, Q1 से Q2 पे डिमांड गई, प्राइसेस वही थी, तो ग्राफ यहाँ बना नया। ये देखिए, आपको मैं अब आपको वो डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ तो आपको पेपर में नहीं बनानी बेटा। ठीक है, जब डिमांड बढ़ गई मार्केट में एक्सपेक्टेड परसेप्शन डिमांड का ज़्यादा हो गया, ठीक है, और सप्लाई नहीं बढ़ी, तो क्या क्रिएट हुई मार्केट में, शॉर्टेज। शॉर्टेज क्रिएट होने से प्राइस को क्या मिलना शुरू हुआ, अपवर्ड पुश। तो पहले डिमांड की क्वांटिटी बढ़ने के बाद प्राइस अपवर्ड पुश होना शुरू हो जाएगी। जब प्राइस अपवर्ड पुश होगी तो ऑटोमेटिकली सप्लाई क्या होगी, बढ़ना शुरू करेगी, और डिमांड की इस नई पोजीशन को प्राइस बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ेगी, और वो यहाँ जाके जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड वापस क्या होना शुरू हो जाएगी, जब प्राइस डिमांड थोड़ी सी कम होना शुरू हो जाएगी, सप्लाई थोड़ी सी बढ़ने लगेगी, डिमांड कम होने लगेगी, सप्लाई बढ़ने लगेगी, यहाँ तक कि एक नई जगह पे इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो एक्चुअली मूवमेंट यहाँ से यूं गई थी। तो सवाल था कि डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ने से सप्लाई नहीं बढ़ी, डिमांड बढ़ने से पहले डिमांड इतनी बढ़ गई थी कि वो उस प्राइस पे तो डिमांड बहुत ज़्यादा हो गई थी, अब प्राइस बढ़ी तो डिमांड कुछ कम हुई, सप्लाई कुछ बढ़ी, और जाके नई जगह पे इक्विलिब्रियम बन गया। बाल ये आपके करने की बात नहीं थी, आपके लिए ये बात काफ़ी थी कि डिमांड बढ़ने से प्राइस बढ़ गई, P1 से P2 हो गई। सही है, ठीक है, आगे चलें। तो इन्फ्लेशन की दो मेजर वजूहत हैं, कॉस्ट पुश और डिमांड पुल, और दो डायग्राम बना दी मैंने। डिमांड पुल की वजह बहुत सारी हो सकती है, जैसे मैंने बताया, किसी वजह से डिमांड बढ़ती है, डिमांड पुल हो जाती है, किसी वजह से कॉस्ट बढ़ती है तो कॉस्ट पुश हो जाती है। अब डिमांड पुल में एक वजह हो सकती है, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ गया, डिमांड बढ़ेगी, गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाएगी ना,
डिमांड बढ़ेगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी। ये रहा एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। तो जब गवर्नमेंट खर्चा बढ़ाएगी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एन एक्स में से कुछ भी बढ़ेगा, तो जीडीपी तो बढ़ेगा लेकिन प्राइसेस भी ऊपर जाएंगी। डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन बढ़ेगी, और कॉस्ट पुश, किसी वजह से कॉस्ट बढ़ जाए तो इन्फ्लेशन बढ़ेगी। जैसे कि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन होती है, बाहर से पेट्रोल महंगा आ रहा था, पूरे मुल्क में प्रोडक्शन महंगी हो जाएगी, उससे इन्फ्लेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है। और इकोनॉमिक्स की टर्म में हम कहते हैं इन्फ्लेशन हमेशा किस वजह से होती है, इन्फ्लेशन हम इकोनॉमिक्स की टर्म में कहते हैं इस वजह से होती है कि मनी सप्लाई बढ़ती है। इन्फ्लेशन के नुकसान क्या हैं, फटाफट गिनवा दो। इन्फ्लेशन के नुकसान क्या है, जरा वो नल खोलें ताकि चीजें बहना शुरू हो अंदर से। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिड्यूस होता है, बाइंग पावर कम हो जाती है। जिन लोगों की फिक्स इनकम होती है उनको बहुत नुकसान होता है, क्योंकि अब पहले तो जितने पैसे मिल रहे हैं, फिक्स इनकम वाले कौन लोग होते हैं, सबसे पहले होते हैं पेंशनर्स। पेंशन की बिल्कुल ही फिक्स होती है बेचारों की, वो तो अब आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते, बार्गेनिंग भी नहीं होती उनके पास कि नौकरी छोड़ के चले जाऊंगा, कहाँ कौन सी छोड़ोगे, नौकरी यही नहीं। तो इसलिए पेंशनर्स जो रहती हैं उनकी फिक्स इनकम है, या जिनको सोशल सिक्योरिटी मिल रही होती है। सोशल सिक्योरिटी पता है ना, बहुत से मुल्कों में मिलती है, तो उनकी फिक्स होती है, तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान में होते हैं। उसके बाद सैलरीड लोग नुकसान में होते हैं, वो एडजस्ट नहीं कर सकते चीज़ें। इसलिए बाहर के मुल्कों में बहुत से लोग सैलरी जब तय करवाते हैं साथ में उसके साथ प्लस सीपीआई कर देते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का एक तरीका है कहने का, इन्फ्लेशन कहने का एक तरीका है। सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर गुड्स की बास्केट में, बल्कि आप लोगों ने तो निकाली भी थी ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स निकाला था, पूरा प्रोजेक्ट किया था इसके ऊपर आप लोगों ने। ठीक है। तो बहुत से मुल्कों में सीपीआई एडजस्टेड इनकम मिलती है, सैलरी। हमारे मुल्क में नहीं मिलती। अच्छा आगे चलें, और क्या मसला होता है, जिसने उधार दिया होता है वो नुकसान में रहता है, जिसने उधार लिया होता है वो फायदे में रहता है इन्फ्लेशन की वजह से। क्यों, मैंने आज 100 रुपये उधार दिए, 100 रुपये में एक गाड़ी आती थी, मैंने जब 100 रुपये मुझे वापस मिले तो उसकी आधी गाड़ी आती है, तो ये तो नुकसान हो गया उधार देने वाले। ठीक है। और इन्फ्लेशन की रेमेडी क्या है, हमेशा लॉन्ग रन रेमेडी भी है और शॉर्ट रन रेमेडी भी है। शॉर्ट रन रेमेडी ये है, जैसे कि आप देखें ना, डायग्राम देख लो ना, डायग्राम खुद देख के बता रही है, ये देखो सबाबाजी, ये रही ना इन्फ्लेशन, डिमांड बढ़ गई थी। अगर डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन हुई है तो डिमांड को थोड़ा खींच लो। डिमांड कैसे खींचेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दें तो लोगों की कंजम्पशन की डिमांड कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो सकती है। अगर डिमांड बढ़ने से इन्फ्लेशन हुई है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर बढ़ाने से इन्फ्लेशन हुई है, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम कर लो थोड़ा सा। टैक्स ज़्यादा बढ़ा दिया आपने, टैक्स थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, चीज़ों को एडजस्ट कर लो, सब्सिडी ज़्यादा दे दी है, सब्सिडी थोड़ी सी एडजस्ट कर लो। तो पहले तो आप ये देखें कि आपको इन्फ्लेशन की कॉज क्या थी। इन्फ्लेशन हुई थी डिमांड बढ़ने से, आप प्रोड्यूसर को सब्सिडाइज करना शुरू कर दें तो वो इन्फ्लेशन नहीं कंट्रोल होगी। हमारे मुल्क में जैसा हुआ ना, हमारे मुल्क में जो इन्फ्लेशन है वो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन है, बहुत सारी पेट्रोल की प्राइसेस बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से हमारी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाहर दुनिया से पेट्रोल महंगा मिलता है, गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से डिमांड कम होती है, जबकि महंगाई थी कॉस्ट की वजह से। तो हमारी ये देखिए, हमारी महंगाई ये थी, हमारी महंगाई ये थी, S1 से S2 होने से महंगाई हो गई, P1 से क्या हुआ, P2 हो गई। नजर आ रहे सबको, गवर्नमेंट ने D1 से D2 करवा दी। अब उससे क्या हुआ कि प्राइस नीचे तो आएगी लेकिन जीडीपी यहां खड़ा था, यहां चला जाएगा भाई। आपके टोटल मुल्क की एम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत एकदम से गिरेगा, अनएम्प्लॉयड बढ़ जाएंगे, लोगों को कितने प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे। तो आपको प्रॉब्लम ये देखना चाहिए कि इन्फ्लेशन किस वजह से हो रही है, उस वजह को टारगेट करें, रादर देन की आंखें बंद करके सारे ऑल गन्स ब्लेजिंग निकल आए। लिख लो भाई, इंग्लिश के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है। तो ये फिल्मों में होता है ना कि अचानक से वो कोई दुश्मन खड़ा है बाहर, पता नहीं कहाँ खड़ा है, वो धड़ 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 हर तरफ करके फायर कर दिया आपने, मुंह आंखें बंद करके। ठीक है, तो रेमेडीज पे हमने बात की कि बहुत सारे, लेकिन लॉन्गर रन रेमेडीज क्या है इन्फ्लेशन की, वो हर चीज की एक ही है, ये आप लोगों के लिए बहुत आसानी है। किसी भी चीज की, मुल्क की बेहतरी लॉन्गर रन में करनी है तो वही सब कुछ है, एजुकेशन करें, ट्रेनिंग करें, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करें, तो ओवरऑल जो है वो आपकी इकोनॉमी में रिलीफ आएगा। आपकी इकोनॉमी,
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। रोड्स अच्छी से अच्छी बना दें, प्रोड्यूसर की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आएगी, ज़्यादा माल सप्लाई होगा, इन्फ्लेशन थोड़ी नीचे आ जाएगी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा लगा दें, बिजली अच्छी सस्ती प्रोवाइड कर दें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे ले आएँ। लॉन्ग रन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे लाने के जितने तरीके हैं वो सारे एक ही जैसे हैं। मुल्क की तरक्की में भी वही तरीके हैं, जीडीपी ग्रोथ के भी वही तरीके हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के भी वही तरीके हैं। तो वही तरीके हैं जो ओवरऑल लॉन्ग रन के बेनिफिट्स के तरीके हैं ना, वो समझ लें सब एक ही जैसे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर, एजुकेशन बेहतर, ट्रेनिंग बेहतर, बिजली का ज़्यादा, और आपका ओपन इकोनॉमी, एक्सपोर्ट ज़्यादा, ये सब कुछ करके आप ओवरऑल जो आपकी एक लिस्ट है ना पूरी हमारे पास। ठीक है जी। जब देखता हूँ इन नोट्स में कोई ना कोई गलती नज़र आ जाती है। आर था यहाँ पे। ठीक है भाई, आगे चलें। तो ये डिमांड, इन्फ्लेशन हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट लिखा का लिखा रह गया, वहाँ पे काम नहीं किया हमने। नहीं, अभी नहीं बनने जा रही, सिर्फ बातें हो रही हैं। नहीं बनेगी, नहीं बनेगी, बता रहा हूँ ना मैं आपको, नई स्टील मिल नहीं बनेगी। अच्छा, अब आ जाए अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है भाई। मुल्क में सारे के सारे लोग जॉब पे ना हो, वो तो कभी भी नहीं होते। तो हम ये कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट की कुछ किस्में होती हैं। कुछ वो होती हैं जो वक्ती होती हैं, उनसे हम इतने प्रॉब्लम में नहीं आते। ठीक है, तो वो कहलाती हैं फ्रिक्शनल। फ्रिक्शनल की भी कई किस्में होती हैं। फ्रिक्शनल का मतलब क्या होता है, वक्ती, वक्ती अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई। तो फ्रिक्शनल का तरीके की वजूहत हो सकती है, सीजनल हो सकता है, जॉब स्विचिंग हो सकती है, और बिजनेस साइकिल हो सकती है। बिजनेस साइकिल की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। बिजनेस साइकिल वैसे क्यों हुई, बिजनेस साइकिल क्या थी ये तो याद है ना, कि मुल्क में बूम और रिसेशन आते रहते हैं नेचुरली, खुद ब खुद। अब रिसेशनरी पीरियड है, खुद ब खुद अनएम्प्लॉयमेंट तो होगी ही होगी। लेकिन जो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है वो स्ट्रक्चरल है। वो ऐसे जाएगी नहीं जब तक कि आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे। दुनिया ने टेक्नोलॉजी बढ़ा ली, हमारे मुल्क में वो पुराने ज़माने से चीज़ें बन रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुल्क में अनएम्प्लॉयमेंट होना शुरू हो जाएगी, सब लोग दूसरे मुल्क से बनवाना शुरू कर देंगे, खुद हम दूसरे मुल्क से बनवाने लगेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप कपड़ा बनाते थे, एक गज 500 रुपये का बनाते थे, और दुनिया ने उससे बहुत अच्छा और बहुत सस्ता बनाना शुरू कर दिया। आपके अपने मुल्क के लोग कौन सा कपड़ा खरीदेंगे, वो वाला। आप आने दें ना आने दें, खरीदेंगे वही। स्मगलिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, अच्छी चीज़ ही खरीदेंगे लोग और सस्ती। तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी कंपनी के, आपके मुल्क की कंपनियों के लोग क्या होंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, उनकी चीज़ बिकेगी नहीं, ना आपके मुल्क में बिकेगा ना बाहर बिकेगा। तो कोई ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, मेजर इकोनॉमिक प्रोडक्शन के शिफ्ट्स आ रहे हैं जिनसे आप एडजस्ट नहीं कर रहे, तो आपके यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट शुरू हो जाएगी। ये स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है जो बगैर गवर्नमेंट के एक्शन लिए नहीं हल होने वाली। गवर्नमेंट को फ्रिक्शनल को भी कम करना चाहिए। बाज़ मुल्कों में 5% फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट चल रही है, तो अच्छी बात नहीं है। आपके सिस्टम्स अच्छे नहीं है जिसकी वजह से लोग अनएम्प्लॉयड ज़्यादा देर रह पा रहे हैं, हालांकि जॉब अवेलेबल थी। फ्रिक्शनल का मसला ये कि जॉब थी अवेलेबल लेकिन किसी वजह से अनएम्प्लॉयड है। जैसे कि लाहौर में जॉब है, कराची वाला नहीं कर पा रहा, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट है। जॉब तो है ना, डिस्टेंस नहीं कवर कर पा रहा, कोई ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है उसके पास, यहाँ पे हालात इस तरह के हैं कि नहीं आप कर पकड़ पा रहे जॉब, फैक्टर मोबिलिटी लो है आपकी। तो ये सही करें चीज़ें ताकि फ्रिक्शनल तो कम हो, लेकिन ये हमारा मेजर कंसर्न नहीं होता। जो मेजर कंसर्न होता है वो स्ट्रक्चरल होता है। कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क में स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हो, जहाँ पे लोगों को गवर्नमेंट को फिर पुश करना पड़ेगा। क्या क्या को होगा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, लॉन्ग रन पॉलिसी क्या होगी, जरा फटाफट बताओ शाबाश। नंबर 1, वही सब कुछ है भाई, अभी तो बताया। हर चीज़ को ठीक करने की लॉन्ग रन की एक ही पॉलिसी है। आप जो एजुकेशन दें, लोगों को नए चीज़ की ट्रेनिंग दे दें, उनको उनमें उनमें उनको जो है वो सस्ती बिजली दें, इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव कर दें, सस्ते लोन दे दें, ये लॉन्ग रन पॉलिसी एक ही है। ऐसे ही चलेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा। सबको पता है मुल्क ऐसे ही अच्छा आगे बढ़ सकता है, उस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी, जीडीपी भी बढ़ेगा, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगी। लेकिन करते नहीं है हम ये, मज़ा नहीं आता ना, एडवेंचर है ना। कौमे सभा थी ना, सुने ना कौमे सभा के बारे में, कुरान में जिक्र है, सूरह सभा है, सीन से। कौमे सभा के लोगों को अल्लाह ने ऐसी स्पेशल किस्म की दुनिया दी थी
कि उनका शहर जो है वो 2 बागों के बीच में था, जहाँ इतने फल लगते थे कि मतलब नेचुरल एक्सपोर्ट करते थे वो हर जगह, बहुत एक्सपोर्ट थी उनकी। और पानी ऐसे बहता था कि पहाड़ से आ रहा है दरिया, बीच से बहता हुआ जा रहा है, ऑटोमेटिक पानी भी मिल रहा है दरख्तों को, मतलब कुछ करना ही नहीं पड़ रहा है, मज़े ही मज़े, अय्याशी, ज़बरदस्त ग्रीन बागात। और उनके वो घर से निकलते थे, यमन से लेके शाम तक एक्सपोर्ट करने जाते थे, हर थोड़े फासले पे एक बस्ती थी, इतनी की दूर से नजर आता था वो रही बस्ती, उस बस्ती पे पहुंचे थे फिर एक और बस्ती। तो जी वो पहुंचते थे तो ना कहीं उनको ये फिक्र होती थी खाना ज्यादा लेके जाना, क्यों लेके जाना, आगे बस्ती आएगी वहां से ले लेंगे। ठहरोगे कहाँ, सामान रखने के लेके जाना, क्यों लेके जाए, अगली बस्ती में ठहर जाएंगे, रात गुजार लेंगे वहां पे। तो वो कहते थे कि या अल्लाह मजा नहीं आ रहा, हम तो सुनते हैं फलाना बंदा वहां से चला, उसको काफिलों ने लूट लिया, डाकू आ गए, तूफान आ गए, तबाहियां हो गई, हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं है, हमें तो मजा नहीं आता, लाइफ बड़ी बोरिंग लाइफ है हमारी, एडवेंचरस चाहिए हमें। फिर नाशुक्रे भी बहुत थे और फिर शिरक भी करने लगे थे, तो अल्लाह ताला ने उनको तबाही से दो चार किया। पहले जो बड़ा मशहूर थे ना कुरैश के काफिले, कुरैश बड़े पैसे वाले, उससे पहले ये सबा वाले थे जो बड़े पावरफुल ताजिर थे, ट्रेडर्स थे। तो ये जब तबाह हुए तो फिर कुरैश के पास आ गई स्ट्रेंथ वो नया रास्ता निकालने की। खैर वापस आते हैं, पता नहीं हम इस्लामियत शुरू हो गए यार, तुम लोग बता नहीं रहे थे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। तो बात हम क्या कर रहे थे कि हमें पता है कि इकोनॉमी कैसे ठीक होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगी, जीडीपी कैसे बेहतर होगा, इन्फ्लेशन कैसे कम होगी, करते नहीं है हम, एडवेंचरस है ना हम, ऐसे मज़ा नहीं आता, मैं ऐसे आसानी हो जाएगी फिर सब लोग खुश खुश हो जाएंगे, तो लाइफ बड़ी बोरिंग हो जाएगी हमारी, इसलिए हम इसलिए नहीं करते, ऐसा लगता है। ठीक है, तो उसके अलावा भी अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ छोटे मोटे से वजूहत हैं जो लिस्ट में लिखी हुई है हमारे पास, जैसे कि पावरफुल ट्रेड यूनियन की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट होती है, वो नई जॉब लगने दे रही, वो बार्गेनिंग कर रही हैं, स्ट्राइक पे लगी हुई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो गई, लोग कह रहे हैं छोड़ो यार पैसे मिल रहे हैं नहीं करो। ठीक है, जॉब इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से हो गई, मिनिमम वेज बहुत ज़्यादा हाई है तो लोग जॉब पे रख ही नहीं रहे किसी को, इसकी वजह से हो गई, वर्कर्स इमोबाइल हैं इसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, ये मुख्तलिफ फैक्टर्स थे जिनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती थी। अनएम्प्लॉयमेंट के नुकसान क्या है, ऑफकोर्स जब अनएम्प्लॉयड होंगे तो पीपीसी के अंदर आ जाएंगे हम, यानी जीडीपी हमारा कम होगा, अनएम्प्लॉयड होंगे तो गवर्नमेंट को टैक्स पहले से कम मिलना शुरू हो जाएगा, लोग जॉब ही नहीं कर रहे, पैसे कहाँ से मिलेंगे, अनएम्प्लॉयड होंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नीचे जाएगा, अनएम्प्लॉयड होंगे तो टोटल प्रोडक्शन इकोनॉमी की कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होंगे तो सुसाइड बढ़ जाएंगी, अनएम्प्लॉयड होगी तो बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट होंगे, स्नैचिंग बढ़ जाएगी, जराइम बढ़ जाएंगे अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से। ठीक है जी, एक चीज़ होती है वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड, जैसे कि हमारे मुल्क में हाउस वाइफ वॉलंटरीली अनएम्प्लॉयड होती हैं, उनके पास एबिलिटी है, जॉब कर सकती हैं, काम कर सकती हैं, या अनपेड वर्कर्स होते हैं तो काम करती हैं लेकिन उसकी कोई सैलरी नहीं लेती। बात समझ आ गई? तो देखें मैंने जीडीपी कवर कर दिया, इन्फ्लेशन कवर कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट कवर कर दिया। अब मैं आपको आखिरी बात कवर करता हूँ, आखिरी दो बातें। ये जब भी हम करेंगे अपने मुल्क में बेहतरी, गवर्नमेंट खुद करेगी, ये सारी की सारी पॉलिसी जो मैंने डिस्कस की ना आपसे, ये सब की सब फिस्कल पॉलिसी कहलाती हैं। फिस्कल का मतलब क्या होता है, वो पॉलिसी जो हुकूमत अपने खर्चे से करे, अपना खर्च करके, टैक्स लगाकर, पैसा खर्च करके मसले हल करने की कोशिश करे, सारी पॉलिसीज क्या कहलाती हैं, फिस्कल, फाइनेंशियल, पैसों की। और अगर स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक ये सोचे कि मैं इंटरेस्ट रेट ऊपर नीचे करके या मनी सप्लाई को बढ़ा के और कम करके मसले हल करने की कोशिश करता हूँ, तो ये मॉनेटरी पॉलिसी कहलाती है। मॉनेटरी पॉलिसी बड़ी आसान है आप लोगों के लेवल पे, वो इसलिए कि अगर मनी सप्लाई बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, बस डिमांड बढ़ने वाली सारी चीज़ें हो जाएंगी उस पर। तो आपने मनी सप्लाई बढ़ा दी तो आपने एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दी, अब वो सब कुछ होगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाती है, उल्टा उल्टा बता दिया, इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है। इंटरेस्ट रेट बढ़ने पे एग्रीगेट डिमांड क्यों कम होती है, क्योंकि लोग कहते हैं इतना महंगा लोन कौन ले, बोरो कौन करे, पैसे बैंक में रखो वहाँ से रिटर्न अच्छा मिल रहा है। इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एग्रीगेट सप्लाई भी कम हो जाती है, क्योंकि वो बेचारे लोन लेके बिजनेस कर रहे होते हैं, उनको लोन महंगा पड़ने लगता है। मनी सप्लाई बढ़ती है और डिमांड भी बढ़ती है, मनी सप्लाई बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है। चलो भाई, ये बस 4 बातें थी, मॉनेटरी पॉलिसी तो खत्म हो गई यहाँ पे।
मॉनेटरी पॉलिसी के दो लेवल्स हैं, एक्सपेंशनरी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्शनरी हो सकती है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी ऐसी मॉनेटरी पॉलिसी होगी इसके नतीजे में जीडीपी बढ़ेगा, यानी एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही हो, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ रही हो, तो इंटरेस्ट रेट कम करना एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। मुल्क का जीडीपी बढ़ाना है, इंटरेस्ट रेट कम कर दो, मनी सप्लाई बढ़ा दो, मुल्क का जीडीपी बढ़ता हुआ लगेगा। लेकिन मनी सप्लाई बढ़ने से जीडीपी बढ़ेगा, वो ज़्यादा इम्पैक्ट नॉमिनल पे आएगा, रियल पे कम आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम कर दो, बहुत अच्छा तरीका है। जिस मुल्क का इंटरेस्ट रेट कम से कम होगा वो मुल्क ज़्यादा अच्छा तरक्की करेगा। हमारे मुल्क में दुनिया का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट है, क्योंकि आपको पता है ना, हम तो एडवेंचरस लोग हैं, हमें मज़ा नहीं आता हल्के में। ठीक है, दुनिया का हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट में से एक है हमारा, इतना ज़्यादा है कि कम कर करके भी कम नहीं हो रहा, ज़बरदस्ती मार मार के हमें, डिमांड मार मार के हमारी। ठीक है भाई, आगे चलें। और फिस्कल पॉलिसी भी एक्सपेंशनरी क्या होगी, जिससे जीडीपी बढ़ेगा, एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगी। और कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होगी, जिससे जीडीपी कम हो जाए, एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए, एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाए। टैक्स लगा दो, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर दे, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। गवर्नमेंट खर्चे बढ़ा दे, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। टैक्स में रिलीफ दे दे, सब्सिडीज दे दे, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। ठीक है, अगेन गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी पे हमने काफ़ी तफसील से बात की हुई है और आपके पास यहाँ मौजूद भी है पॉलिसीज़। हम बात कर रहे थे जीडीपी की ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट की कमी, इन्फ्लेशन का कमी, इनके बावजूद भी किसी मुल्क के हालात क्या बहुत अच्छे माने जाएंगे कि जीडीपी तो बहुत ग्रो कर रहा था, पता नहीं इतने रो क्यों नहीं लोग। तो पता चला कि एक और चीज़ होती है, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बोला मैंने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वो भी हमारा बहुत ख़राब है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बहुत ख़राब है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है ना, वो सिर्फ अब आज के दिन में सिर्फ जीडीपी यानी इनकम से नहीं निकाला जाता, सिर्फ इन्फ्लेशन से नहीं निकाला जाता, सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट, ये फैक्टर भी काउंट होते हैं, ये मत समझिएगा काउंट नहीं होते, ये भी काउंट होते हैं, लेकिन उसके अलावा अब और भी फैक्टर्स हैं। मसलन क्या फैक्टर्स हैं, फिर वही सारी बातें आ गई, वो तमाम चीज़ें जो ह्यूमंस को अच्छी लगती हैं, उनके काम की होती हैं, उनको बेहतर इंसान, बेहतर इंसानियत, बेहतर आसानियाँ प्रोवाइड करती हैं, तो वही वाली सारी बातें आ जाएंगी। एजुकेशन, ठीक है, ट्रांसपोर्ट, इंटरनेट फैसिलिटीज़, कम्युनिकेशन, हेल्थ केयर, ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हम ही ने ईजाद किया था, हम अहले मशरिक़ हैं, सूरज को संवारने वाले, मगर अपनी ज़मीन नूर को तरसती है? ये क्या कि जो भी घटा दश्त से हमारे उठे, वो दूर पार समंदर पे जा बरसती है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हमने ही बनाया था भाई, ये जो पाकिस्तान के डॉक्टर महबूबुल हक साहब ने बनाया था, उन्होंने सजेस्ट किया था। पाकिस्तान ने जो 5 साल मंसूबा बनाने का एक स्टाइल था, एक तरीका था, उसको दुनिया भर से लोग देखने के लिए आते थे कि यार ये क्या ज़बरदस्त तरीका है आप लोगों का, हमें भी बनाना सिखाएं। उन्होंने सीख लिया। उनमें से जो 2-3 मुल्क हैं, उनमें से एक सिंगापुर है, साउथ कोरिया, हमसे सीख के गए थे, अभी कहाँ खड़े हैं। ओहो, ये जो प्लानिंग का आपका जो मॉडल है ना, ज़बरदस्त मॉडल है, हम भी ऐसे ही करेंगे। उन्होंने कर लिया, हमने कहा हमसे बोलते हैं, मॉडल दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उस पर अमल नहीं करने देते किसी को, क्योंकि एडवेंचरस है ना भाई, ऐसे मज़ा नहीं आता हमें। हम वो वाले हैं कि दूसरों से कहते हैं जाओ पहले तुम भागो, फिर मैं पीछे से आऊँगा लेकिन हम जा ही नहीं पाते। आज की कबड्डी के मैच में ऐसे ही हुआ कि वो जैन आसिफ जो है, वो बाउंड्री से 2 इंच के फासले पे खड़े होकर उमर के यूँ कहने लगे, पकड़ नहीं सकते, हाँ पकड़ लो, पकड़ के दिखाओ, और फिर बाउंड्री पे जाते जाते पाँव स्लिप होकर गिर गया, और गिरने पे पॉइंट आउट था। क्या देखो, ऐसे ही करते हैं हम, पहले कहते हैं हाँ तो पहले भाग लो। वो स्नूकर में भी करते हैं, स्नूकर खेला आपने कभी? इस स्नूकर में करते हैं कि जो कच्चा खिलाड़ी होता है उसको 50 पॉइंट पहले ही दे देते हैं, बोलो 50 की लीड से खेला हराऊंगा तुम्हें, 50 की लीड पहले ही दे दी, अब मैं पीछे से पॉइंट बनाऊंगा और फिर भी हरा दूंगा, पीसेस कम कर लें। तो वो हम ऐसे खेलते हैं, हम कहते हैं पहले तुम लोग डेवलप हो जाओ, फिर हम बताएंगे डेवलपमेंट क्या होती है। अभी वो टाइम आया नहीं है, इंशाल्लाह एक दिन आएगा। ठीक है, तो हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बेहतर हो सकता है, इससे हमने बात की। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, उससे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, सब बात हो गई, और ये पूरी लिस्ट मौजूद है आपकी बुक में भी
नोट्स में भी और वीडियोज़ में भी। चूँकि ये रिविज़न है तो इसलिए हम इसको फटाफट निपटा रहे हैं। एक और फैक्टर है जिसको हम कहते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी पॉपुलेशन से रिलेटेड है, तो पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन में साथ ही कर देता हूँ। और पॉपुलेशन को लेकर आप माशाल्लाह 3 साल से पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं, तो मैं पॉपुलेशन को तो उम्मीद है कि बहुत मुख्तसर कर सकता हूँ कि बहुत से मुल्क हैं उनकी पॉपुलेशन का पिरामिड ऐसा होता है, बहुत से मुल्क हैं उनकी पॉपुलेशन का पिरामिड ऐसा होता है, बहुत से मुल्क हैं उनकी पॉपुलेशन का पिरामिड ऐसा होता है। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत से डेवलप कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि अब कोशिश और हालात और जो भी उनके कल्चर था उसके नतीजे में ओल्ड एज लोग ज़्यादा हैं और नए बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। ऐसे मुल्क चाहते हैं कि हमारे मुल्क में इन्फ्लक्स हो, बहुत से लोग बाहर के मुल्कों से हमारे मुल्क में कारामद लोग आना शुरू हों, दुनिया भर से लोगों को अपने बाहर अट्रैक्ट करते हैं ताकि उनके मुल्क में आके वो लेबर अवेलेबल कर दें। ठीक है, तो यहाँ से एमिग्रेशन होती है, वहाँ पे इमिग्रेशन होते हैं, आई से इन और ई से एग्ज़िट। और कुछ मुल्क हमारे जैसे होते हैं इसमें कि लोअर सेक्शन पे कम एज के लोग ज़्यादा होते हैं बनिस्बत ज़्यादा एज के लोगों के। हम ये ख्वाब देखते रहते हैं कि एक दिन आएगा कि ये वर्किंग एज बन जाएगी, और जब ये वर्किंग एज बनेगी तो बहुत सारे लोग हमारे पास काम करने वाले होंगे और फिर हमारा हालात बेहतर हो जाएंगे। जब ये वर्किंग एज बनते हैं ये बाहर चले जाते हैं, जब ये वर्किंग एज बनते हैं ये फिर बाहर चले जाते हैं, तो आ नहीं रहा हमारा वो वाला टाइम। तो हम पैदा किए जा रहे हैं बच्चे और हम कह रहे हैं अभी वो आएगा। इसको कहते हैं हमारी इकोनॉमिक्स टर्म्स में पॉपुलेशन डिविडेंड। पॉपुलेशन डिविडेंड समझते हैं? डिविडेंड मिलता है ना, जब आपको शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, साल के साल बोनस मिलता है, प्रॉफिट मिलता है, तो पॉपुलेशन का डिविडेंड मिलेगा एक दिन हमें। वो कब मिलेगा? जब हमारी वो जो नीचे से बच्चे थे ना बहुत सारे, जब बड़े होके वर्किंग क्लास बनेंगे तो पॉपुलेशन डिविडेंड मिलेगा, बच्चे पैदा करने का फायदा मिलेगा हमें। वो हो ही नहीं रहा, वो जब बड़े होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, बड़े होते हैं उनको मिल जाएगा डिविडेंड फिर। सही का। अच्छा, तो पॉपुलेशन और पॉवर्टी इतना मैनिपुलेट ना सोचें, अच्छा अच्छा भी सोचें कि पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट क्यों होती है। आपने पढ़ा, ज्योग्राफी में पढ़ा, इकोनॉमिक्स में पढ़ा, पॉपुलेशन क्यों ग्रो करती है। बहुत ज़्यादा कल्चर है, रिलीजन है, खुद पॉवर्टी खुद एक बाइस बनती है पॉपुलेशन ग्रोथ का, कि पॉवर्टी के अंदर आप कहते हैं मेरे हेल्पिंग हैंड ज़्यादा से ज़्यादा हों, कोई 2-2 हज़ार भी कमाएगा तो 10 बच्चे हो जाएंगे तो 20,000 हो जाएंगे। तो इस तरह से आप जो है वो पॉपुलेशन के इंक्रीज़ का बाइस बनते हैं। कल्चर क्या है, सब सारी बात हमने की हुई है। डेवलप कंट्रीज में भी कल्चर की वजह से ही इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता पॉपुलेशन ग्रोथ कम हो जाती है। रिलीजन, कल्चर, ये सारी चीज़ें। तो इनके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है ये सब हम अच्छी तरह से देख चुके हैं कि पॉपुलेशन के साइजेस, जो पॉपुलेशन पिरामिड के मुख्तलिफ शेप से क्या फ़ायदा क्या नुकसान होता है, और आपके नोट्स में भी मौजूद है, बुक में भी मौजूद है, वीडियो से भी काफ़ी तफसील से बयान किया, बल्कि ये तो वीडियो साल हर साल से बन रही हैं इकनॉमिक्स और जोग्राफी दोनों की। ये देखिए, ये आपके इस पेज पे पॉपुलेशन मौजूद है। डेथ रेट क्या होता है, बर्थ रेट क्या होता है, बेसिक सी बात है। माइग्रेशन क्या होती है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है कि टोटल पॉपुलेशन में से कितनी पॉपुलेशन ऐसी है जो कि काम करना चाह रही है, काम कर रही है। ठीक है, पीपल इन वर्क। डिपेंडेंसी रेशियो का मतलब है टोटल पॉपुलेशन अपॉन वर्किंग पॉपुलेशन। और पॉवर्टी क्यों है जी, ये एक प्रॉब्लम है, पॉवर्टी का एक प्रॉब्लम है। सुन ले भाई, पॉवर्टी का एक प्रॉब्लम है जो कि कैपिटलिज्म में हमने गुज़िश्ता सालों में देखा कि ज़्यादा हुआ, कि कैपिटलिज्म में जिसके पास पैसे ज़्यादा होते हैं ऑटोमेटिकली वो ज़्यादा अमीर से अमीरतर होता चला जाता है, और जो गरीब होता है वो गरीब से गरीबतर होता चला जाता है। इसकी वजह क्या है कि कैपिटलिज्म में ज़्यादा होता है, क्योंकि जब प्राइस बढ़ती है ना, जब इन्फ्लेशन होती है, तो जो जो पैसे वाला होता है उसको उसका इम्पैक्ट कम होता है, जो गरीब होता है उसके पास इम्पैक्ट कम होता है। ट्रांसफर ऑफ वेल्थ हो रही होती है, जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है ट्रांसफर ऑफ वेल्थ हो रही है अमीर से गरीब से अमीर की तरफ। और पहले सोसाइटी ये थी कि ये 10% अमीर था, ये 10% गरीब था। तो जब इन्फ्लेशन होती है ना, इन्फ्लेशन होती है तो चूंकि इसकी कंजम्पशन ऐसी है कि अगर 10% पेट्रोल बढ़ गया तो इसकी इनकम का तो 50% निकल जाएगा पेट्रोल में, तो ये पहले से और ज्यादा गरीब हो जाएगा। लेकिन इसकी 10% इन्फ्लेशन से पेट्रोल के खर्चे से तो उस पर इतना इम्पैक्ट पड़ा नहीं, लेकिन ये जो गुड्स बेच रहा था उसकी प्राइस बढ़ने से इसकी इनकम बहुत बढ़ गई।
तो इन्फ्लेशन जो है वो इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन करती है और गरीब को गरीब से गरीब तर कर रही होती है हमारी वाली इन्फ्लेशन, और अमीर अमीर से अमीर तर होता चला जा रहा है। तो कैपिटलिज्म ऑटोमेटिकली जो है वो पुश करती है एक ऐसी सोसाइटी की तरफ जहां गरीब बहुत ज़्यादा गरीब होगा और फिर आखिरकार वो सोशल सिक्योरिटी के सहारे जी रहा होगा, और अमीर जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर होगा। अमीर चूंकि इतना अमीर हो जाएगा तो पॉलिसी मेकिंग फिर उसकी मर्जी से होगी। ठीक है, जैसे कि अब अगर सदर अमेरिका का ट्रम्प है तो ट्रम्प खुद कौन है? ट्रम्प के साथ कौन है? बिजनेसमैन। एलन मस्क किसके साथ खड़ा है? ट्रम्प के साथ खड़ा है। तो जब आपके पास पैसे ज्यादा होगा तो फिर आप गवर्नमेंट को डिक्टेट करा सकते हैं कि आप क्या ख्याल है आपका, क्या करना चाहते हैं। ठीक है, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद एक हाइपर सिक्योर्ड कंट्रोल्ड स्टेट बनाएंगे। अभी कुछ दिनों पहले जो आया था ना, ये इस पर बड़ी तफसील से बात हुई थी, खैर मैं नाम नहीं लूंगा, लोग कहेंगे आप बहुत इधर के बायस हैं कि उधर के बायस हैं। अमेरिकन कांग्रेस के अंदर इस तरह के एक्सपर्ट्स को बुला के डिस्कशन होती रहती है। ट्रकर्स इंसिडेंट हुआ था, अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़िएगा, कि कनाडा में कुछ ट्रकर्स ने कुछ पॉलिसीज के ऊपर स्ट्राइक किया गवर्नमेंट के खिलाफ। कनाडा में गवर्नमेंट ने उन सारे ट्रकर्स के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। तो ट्रकर्स ने कहा आपको पता कैसे चला कि हम कौन थे, हमारे बैंक अकाउंट कौन थे? तो कनाडा के अंदर बहुत ज्यादा गवर्नमेंट का अमल दखल है, बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है सोसाइटी। गवर्नमेंट को सबका सब पता है, अंदर तक का निकाल लेते हैं, फोन नंबर से, तस्वीरों से, उससे आपकी जरा सी हरकत पे आपको वो सजा देते हैं इस बात की कि आपने हरकत की कैसे। तो ये जो कंट्रोल्ड सिस्टम है ये आहिस्ते से अमेरिका में भी आ रहा है कि भाई अब आपने अगर ये किया तो आपका यहाँ ये हो जाएगा, अगर आपने ऐसा किया तो आपको ये कर देंगे, अगर आपने फलानी प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया तो आपको अकाउंट खोलने की इजाजत नहीं होगी, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप गन खरीदना चाहते हैं तो आपको कोई मसला नहीं है, खरीदिए। हाँ, गन खरीदिए, उसके लिए कोई सवाल कुछ नहीं, कोई तस्वीर भी नहीं खींचेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। ये है ये कैपिटलिज्म का मसला है। खैर, तो हमने पॉवर्टी देखी, पॉवर्टी क्यों होती है, पॉवर्टी के मेजर्स क्या होते हैं, हमने ये देखा कि पर डे कोई कितना कमा रहा है। $1 अ डे एक जमाने में डेफिनेशन थी पॉवर्टी की, कि $1 अ डे से कम जो कमाता है वो पुअर है। फिर बाद में पॉवर्टी की डेफिनेशन है कि जिसको इतने कैलोरीज रोजाना की नहीं मिल रही वो पुअर है। तो मुख्तलिफ डेफिनेशन पॉवर्टी की दुनिया में आती रही, और एक पॉवर्टी होती है एब्सोल्यूट, भाई एक बंदा दिन में 2 रोटी नहीं खा सकता, एब्सोल्यूटली पुअर है वो, $2 मिले या 100 मिले, 2 रोटी नहीं खा पा रहा तो पुअर है। एक है कंपैरेटिव पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, कि यार मैं है तो मेरे पास $200 पर डे, लेकिन मेरे आसपास सबके पास $2000 है, अब मैं पुअर फील कर रहा हूँ। तो रिलेटिव फील या कंपैरेटिव पॉवर्टी भी होती है। पॉवर्टी कैसे एलिविएट होगी? इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी, अमीनों पे ज़्यादा टैक्स लगाना पड़ेगा। तो वो सारे टॉपिक्स याद हैं आपको? पॉवर्टी की रिडिस्ट्रीब्यूशन की कमी के लिए, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन के लिए कौन सा टैक्स, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव टैक्सेशन की कहानी, कि रिग्रेसिव टैक्स वो होता है जिसमें कि गरीब पे ज़्यादा टैक्स लग जाता है क्योंकि वो इनडायरेक्ट होता है। पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी, अमीर की पूरी इनकम का 1% भी नहीं था पेट्रोल, तो पेट्रोल की कीमत बढ़ने से कोई फर्क नहीं पड़ा। गरीब के इनकम का 50% पेट्रोल था, उसकी 10% बढ़ने से उसकी तो बैंड बच गई बेचारे की। तो ये इनडायरेक्ट टैक्स जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं? आमतौर पे जब आप नेसेसिटीज पे इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं तो रिग्रेसिव होते हैं, यानी गरीब को ज्यादा तकलीफ होता है, तो फिर प्रोग्रेसिव कहलाएगा। ठीक है, लेकिन इनकम टैक्स अगर डायरेक्टली आप अमीर से ज्यादा और गरीब से कम लें तो फिर ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। ये पॉवर्टी को कम करने का बायस बन सकते हैं। गवर्नमेंट इनकम रिडिस्ट्रीब्यूट करे, गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसे दे दे गरीब को, गवर्नमेंट उनके हेल्थ केयर को फ्री कर दे, इस तरह की हरकतें, ये सब ही आपको पता है कि ये कैसे होता है। आखिरी बात आज के डिस्कशन की, फिर हम क्लोज करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड क्या होती है? आपके मुल्क जब कोई सामान बेचता है तो उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, मुल्क में आता है तो इम्पोर्ट कहते हैं। इनका हिसाब रखने के लिए हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बनाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है पूरी की पूरी, बल्कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक अकाउंट है जिस पर ज़्यादा डिस्कशन होगी, वो अकाउंट है करंट अकाउंट। करंट अकाउंट के अंदर हम देखते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड भी है, बैलेंस ऑफ सर्विसेज भी है। ठीक है, विजिबल इनविजिबल है, पूरी डायग्राम आपके इसमें भी बनी हुई है, कभी खोल के देखा हो तो आपको यकीनन याद भी आएगा। मैंने नोट्स बना के दिए थे इतनी मेहनत से, लेकिन आप लोगों ने पता नहीं देखे कि नहीं देखे। ये मैंने इंटरनेशनल ट्रेड के
के रिवीजन के लिए ये देखें, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब बनाया हुआ है मैंने इसमें। तो ये रही भाई, ये रहा करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और फाइनेंशियल अकाउंट। ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरी की पूरी, करंट, कैपिटल और फाइनेंशियल। करंट अकाउंट में क्या क्या होता है, ऑल विजिबल की विजिबल से कंपेयर कर लें तो ये कहलाती है बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिर उसमें इनविजिबल भी शामिल कर लें और इनकम और अदर ट्रांसफर्स भी शामिल कर लें तो ये करंट अकाउंट पूरा बन जाता है। ठीक है, तो करंट अकाउंट का बस सिंपली सवाल ये है कि करंट अकाउंट सरप्लस में तब होता है जब एक्सपोर्ट ज्यादा होती हैं, पैसे ज्यादा आ रहे होते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट में तब होता है जब इंपोर्ट ज्यादा होती है, पैसे ज्यादा जा रहे होते हैं। तो पैसे ज्यादा जाने को कैसे रोक सकते हैं? एक तो दुनिया भर के पास वही मार्केट मैकेनिज्म है, नेचुरल, खुद ब खुद सही हो जाएगा। वो क्या है? एक्सचेंज रेट को फ्री फ्लोट पे छोड़ दो। एक्सचेंज रेट क्या है? मेरी करेंसी दूसरी करेंसी के हिसाब से कितने की मिल रही है। अब देखो कि मेरे मुल्क में इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट बहुत कम है, तो मेरी करेंसी की डिमांड क्या होगी? करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी। मेरे मुल्क की एक्सपोर्ट बहुत कम है, इंपोर्ट बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा रुपीज़ है, उनका डॉलर है, ठीक है। मैं बहुत इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो मैं उनकी करेंसी मांगूंगा और वो मुझसे कुछ नहीं मंगा रहे, मैं कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, वो मुझसे मेरी करेंसी नहीं मांग रहे, तो मेरी करेंसी का रेट क्या होगा? नीचे जाएगा। उनकी करेंसी का रेट क्या होगा? ऊपर जाएगा। जब डॉलर मुझे महंगा लगेगा और मैं कहीं से मंगाना चाहता हूं, $1 का ऑयल मंगा रहा हूं, $1 का, पहले मुझे $1 मिल रहा था 100 रुपए का, इतना मंगाया मैं, इतना मंगाया मैं कुछ नहीं बेच रहा, वो सब मुझे बेच रहे हैं, उनके डॉलर का रेट और बढ़ गया। अब ये $1, ये ऑयल कितने का हो जाएगा? $1 का ऑयल मुझे लगेगा 200 रुपए का, हालांकि वो अभी $1 का है, मुझे 200 का लग रहा है क्योंकि मेरी करेंसी का रेट क्या हो गया? गिर गया, डेप्रिशिएट हो गया। फिर मैंने और डॉलर और ऑयल मंगाया तो मेरा करेंसी का रेट चला गया 300। जब मेरी करेंसी का रेट इतना गिर जाएगा, खुद ब खुद मैं ऑयल मंगाना क्या कर दूंगा? कम कर दूंगा। नेचुरली मेरी इंपोर्ट्स फिक्स होना शुरू हो जाएंगी। और वो मुझसे जो थोड़ी बहुत मंगाते थे, फॉर एग्जाम्पल चावल मंगाते थे, चावल वो मंगाते थे $1 के, जब 100 रुपए का था तो 100 रुपए किलो चावल थे, 1 किलो आ जाते थे। हमारी जब रेट नीचे गया करेंसी का और $1 के उनको 200 मिलने लगे, तो $1 के उनको 2 किलो चावल मिलने लगे, तो उनकी चावल की डिमांड बढ़ जाएगी, ऑटोमेटिकली मेरी एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली मेरी इंपोर्ट कम होना शुरू हो जाएंगी। एक्सचेंज रेट खुद ही मेरा मसले हल कर देगा। अगर मेरा एक्सचेंज रेट फ्री छोड़ दिया जाए तो मेरे ऑटोमेटिकली इंपोर्ट इतनी महंगी लगेंगी मुझे कि मैं इंपोर्ट बंद कर दूंगा, एक्सपोर्ट मेरी इतनी सस्ती लगेंगी उनको क्यों उधड़ मुझसे मंगाएंगे, तो फिर मेरा ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये किसको कहते हैं ना, बड़े बड़े लोगों की बातें हैं, बड़े घरों में होती हैं, हमारे यहाँ करते हुए अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हमने फ्री फ्लोट छोड़ दिया तो पेट्रोल इतना महंगा हो जाएगा, फिर हमारे मुल्क में गाड़ी नहीं चलेगी। हमें इससे डर लगता है भाई, नहीं चले गाड़ी भाई। अगर अगर आज ये तय कर दो कि फ्री फ्लोट छोड़ दो और फ्री फ्लोट छोड़ने से 1 साल में सारे कर्जों वर्जों का मसला हल हो जाए, लेट सपोज, तो छोड़ दो ना भाई। नहीं, क्यों नहीं छोड़ सकते? इसलिए कि 1 लीटर पेट्रोल, लेट सपोज, हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि 1 लीटर पेट्रोल 2000 का मिल रहा हो, फिर हम पैदल चले जाएंगे ना यार, क्या हुआ? गवर्नमेंट की बसें चला देना बिजली पे, हम सब बस में चले जाएंगे, बंद कर देंगे गाड़ियां अपनी। लेकिन अगर इतना बड़ा मसला हल हो जाए हमारा कि हमारा जो इंटरनेशनल डेट है वो खत्म हो जाए, तो हम तो आसानी में आ जाएंगे। एक्सचेंज रेट कर दो 200, क्या 280 है ना, 2000 रुपये कर दो एक्सचेंज रेट, एक डॉलर के 2000 रुपये में $1 दो हमें, कोई बात नहीं। फ्री फ्लोट पे छोड़ें तो कोई 400 450 तक भी जा सकता है। एक्सपेक्टेशंस जो हमारी इस तरह की है ना, हमारे हालात जो हैं, क्योंकि हम कुछ बेच ही नहीं रहे, आम और चावल के अलावा क्या बेच रहे हैं? वही गवर्नमेंट रोके भी है, बढ़ने देती नहीं है हमारी गवर्नमेंट। हमारी गवर्नमेंट फ्री फ्लोट पे नहीं छोड़ती, क्योंकि वो फ्री फ्लोट पे छोड़ देगी तो पेट्रोल महंगा होगा, बिजली भी पेट्रोल से बना रहे हैं, फिर बिजली महंगी होगी, फिर लोगों की जब आहें निकलेंगी तो लोग कहेंगे भाई अब तो हमें। लोग भी ये नहीं समझते कि ये मसला हल कैसे कर रहे हैं। ये लोग ये मसला ऐसे हल कर रहे हैं कि कर्जे पे कर्जे ले लेके मसला हल कर रहे हैं, हमें लग रहा है बड़ी सस्ती बिजली हो गई। अगर लोग भी ये तय कर लें कि ओके भाई महंगी कर दो बिजली, सब कुछ महंगा कर दो, हम सब बंद कर देते हैं, टीवी नहीं देखेंगे, बिजली नहीं चलाएंगे, पंखे बंद कर देंगे, छत पे जाके सोएंगे, कुछ अरसा ही करना पड़ेगा आपका, आहिस्ता आहिस्ता आपका जीडीपी नॉर्मलाइज हो जाएगा, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी कुछ चीज़ों की, फिर उन चीज़ों की इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी। तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनके ऊपर कि आप देख सकते हैं। बाल बता मेरा था कि इंटरनेशनल मार्केट के पास ये जो इम्बैलेंस है ना,
डेफिसिट है जो उसका एक्सचेंज करंट अकाउंट का, उसका सोल्यूशन बहुत आसान है कि भाई आप एक्सचेंजेड फ्री फ्लोट छोड़ दो, खुद ही सही हो जाएगा। कुछ अरसा, लेकिन हमें रोना तब पड़ेगा जब हमने पहले दिन से फ्री फ्लोट नहीं छोड़ा हुआ था। पहले दिन से फ्री फ्लोट छोड़ते तो थोड़ा बहुत ही एडजस्टमेंट होती, खुद ब खुद ठीक हो चुका होता। आपने 50 साल 60 साल से 70 साल से फिक्स किया हुआ है, तो उसकी वजह से अब एकदम से छोड़ोगे तो अभी बहुत बड़ा नाली खुलेगी तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा। ठीक है, पहले तो बहुत कचरा निकलेगा, तो इसलिए हम डरते हैं कि हम नहीं छोड़ सकते। कुछ लोगों की इनकम इतनी बढ़ जाएगी कि हम सबके याशी होगी। ठीक है, हर वो शख्स जो आईटी से रिलेटेड है वो बिलियनियर हो जाएगा। आईटी वालों की वैसे भी 10-10 लाख सैलरी है, उनकी 30-30 लाख हो जाएंगी। बहरहाल ठीक है, होती रहे, मसला तो हल हो जाएगा। खैर भाई, इसको क्लोज करना है बात को। तो मैंने बताया करंट अकाउंट डेफिसिट में भी हो सकता है, करंट अकाउंट सरप्लस में भी हो सकता है। इंटरनेशनल मार्केट के पास एक आसान हल है कि इसको फ्री फ्लोट पे छोड़ दें, हम नहीं छोड़ते। हमने इसके दूसरे तरीके निकाले हैं। हमने कहा है कि हम इसको समहाउ मुख्तलिफ तरीकों से संभालेंगे। वो क्या क्या तरीके हैं, उसको कहते हैं प्रोटेक्शनिज्म। टैक्स प्रोटेक्शनिज्म के 4 रास्ते हैं: टैरिफ, कोटा, एम्बार्गो, सब्सिडी। टैरिफ, कोटा, एम्बार्गो और सब्सिडी। ठीक है, टैरिफ का मतलब है टैक्स लगा दो आने वाले सामान पे ताकि वो महंगा होकर अंदर आए, क्योंकि इन्फेंट इंडस्ट्रीज है ना, वो बहुत से उतर ही नहीं रही है। इन्फेंट इंडस्ट्रीज को संभालना है, तो हमारी लोकल, मुझे अपनी प्रोडक्शन को बचाना है, बाहर से आने वाली इंपोर्ट को कम करना है। उस पर टैक्स लगा दो कि महंगी हो जाएगी, लोग कम मंगाएंगे, तो टैरिफ लगा के कुछ गवर्नमेंट को टैक्स भी मिल जाएगा। तो ये एक तरीका हो सकता था, लेकिन जब आप किसी चीज़ पे टैरिफ लगाओगे तो वो भी आप पे टैरिफ लगा देंगे, तो फिर आपकी एक्सपोर्ट भी मुतासर होगी। कोटा क्या है कि अच्छा मंगाओ ही कम, बोलो भाई इस मुल्क में सिर्फ 100 टीवी आ सकते हैं बाहर से, अब 100 टीवी आएंगे, बाकी नहीं आएंगे, लेकिन फिर आप पे भी कोटा लग जाएगा। और फिर इंटरनेशनल ट्रेड के ऐसे रूल्स अब बन गए हैं आहिस्ता आहिस्ता कि आप किसी भी मुल्क पे वैसे इतनी आसानी से लगा नहीं सकते, ना टैरिफ ना कोटा। इंटरनेशनल ट्रीटीज पे आपने साइन कर दिए हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे आप साइन कर चुके हैं, तो अब बहुत सारी जगहों पे आप टैरिफ कोटा लगा भी नहीं पाते, लीगल ही नहीं है लगाना। जैसे अभी हुआ था टेस्ला के साथ, इंडिया की बड़ी अच्छी मजेदार सी एक हुई थी ना। इंडिया, टेस्ला जब इंडिया में आ रही थी तो इंडिया ने गालिबन 100% उस पर टैरिफ लगा दिया था। तो टेस्ला ने ये कोर्ट में ले गए थे कि आप 100% टैक्स टैरिफ क्यों लगा रहे हैं। तो इंडिया ने इसके जवाब ये दिया था कि हम आप पे एब्सोल्यूट टैरिफ नहीं लगा रहे, हम ये कह रहे हैं कि हम आपको इतना फैसिलिटेट कर रहे हैं कि आप यहाँ आके बना लो जीरो टैरिफ, यहाँ बना के यहीं भेज दो, टैरिफ जीरो। लेकिन अगर चाइना से बना के यहाँ लाओगे तो 100% टैरिफ। तो वो हम आपको इंसेंटिवाइज कर रहे हैं कि यहाँ आ जाओ, यहाँ बनाओ ना, यहीं से बना के दुनिया को बेचते हैं। तो मतलब ये उनके पास इतनी बार्गेनिंग पावर थी कि उन्होंने इसको कर लिया, क्योंकि एक तो मामला चाइना का था, पूरी वेस्टर्न वर्ल्ड चाइना के खिलाफ इंडिया को सपोर्ट करती है, तो वहाँ पे सपोर्ट भी मिल गई इंडिया को। तो यूँ उन्होंने टैरिफ लगा लिया, हालांकि ये हम नहीं लगा सकते टैरिफ। अगर हम लगाएंगे 100% टैरिफ, अच्छा गाड़ियों के ऊपर टैरिफ पे तो हमें आसानी है कि हम किसी गाड़ी पर 100% टैरिफ लगा दें, हमारी गाड़ी पर 100% टैरिफ नहीं लगा सकता, हम गाड़ी बेचते ही नहीं। तो हमारे यहाँ तो है टैरिफ ना, गाड़ियों पे बहुत बड़े बड़े टैरिफ लगे, और उनको फर्क भी नहीं पड़ता। वो कहते हैं लगाओ, हमें तुमको बेचनी नहीं है, हम तुमको अपने बराबर का समझते ही नहीं है, हम तुमको अपनी बिरादरी से निकाल दिया। तो बहरहाल, तो टैरिफ हो गया, कोटा हो गया। एम्बार्गो का मतलब बात चीज़ों को हम टोटल बैन कर देते हैं कि वो बिल्कुल नहीं चाहिए, फिर साइड से आती हैं। ठीक है, हालांकि बैन है लेकिन वो हम फिर पैसे पैसे लेके उसको मंगा लेते हैं। और सब्सिडी का मतलब है किसी को कुछ ना बोलो, अपने मुल्क के बच्चों से कहो कि बेटा दूध पीते बच्चों लो और पैसे ले लो, और बच्चे ही रहना, बड़े मत होना, कोई चीज़ एफिशिएंट मत करना, दुनिया से मुकाबला तुम कर नहीं सकते, मुझसे और पैसे लो और इससे बच्चे ही रहो। तो आपको पता है कि हमारे मुल्क के जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, वो सब हुकूमत से सब्सिडी लेते हैं बिलियंस ऑफ डॉलर्स की, कि हमने एक्सपोर्ट किया, हमें पैसे दो। क्योंकि हम ऐसे नहीं कर सकते एक्सपोर्ट, बहुत नुकसान होता है हमें, क्योंकि हम बहुत इन्फेंट हैं, तो हमारा जो है वो प्राइस ही नहीं कम्पीट हो पाती। आपने बिजली इतनी महंगी दी हमें, ये इतना महंगा दे रहे हैं, आपका ट्रांसपोर्ट इतना महंगा है, आपका ये इतना महंगा है, इसलिए हम दुनिया से कम्पीट नहीं कर सकते। अगर एक्सपोर्ट हमसे करवानी है तो हमें हर एक्सपोर्ट के बदले इतने डॉलर और देने पड़ेंगे आपको वापस। तो एक्सपोर्टर्स जो है वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है वो लेते हैं गवर्नमेंट से वापस।
हाँ, गवर्नमेंट में तो सभी हैं, जितने भी पावरफुल लोग होते हैं दुनिया भर में ऐसे ही होता है, वही गवर्नमेंट में होता है। तो ये बात थी कि किस तरह से हम अपने हम लोग कैसे अपने बैलेंस ऑफ ट्रेड को या करंट अकाउंट को बचाने की कोशिश करते हैं। दूसरा महा तरीका होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर भेजें, वो रेमिटेंस पाकिस्तान भेजते हैं तो उससे कुछ कुछ हमारे आंसू पूछते हैं। ठीक है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्यों होता है? क्योंकि हमारी इंपोर्ट ज़्यादा होती है, एक्सपोर्ट कम होती है। अब उसकी जो जो वजह हो सकती है वो सारी आप निकाल सकते हैं। किसी की इंपोर्ट क्यों ज़्यादा हो सकती है? तो वो इंपोर्ट ज़्यादा होने की, उसके पास वो चीज़ें ही नहीं है जो उसको चाहिए, या उसकी बड़ी इनकम है, या उनको बड़ा सस्ता मिल रहा है लग रहा है बाहर से, या उसको किसी वजह से बाहर से मशीनरी मंगानी मजबूरी है ताकि वो अपने बिजनेस चला सके, या रॉ मटेरियल उसको ऐसा चाहिए जो बाहर से ही मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा। तो इम्पोर्ट ज़्यादा होने की बहुत सारी वजूहत हैं, एक लिस्ट है पूरी उसकी। तो यूं हमने कुछ एक बहुत ही क्विक और कितनी देर का, 1 घंटा 15 मिनट बेटे, 1 घंटा 15 मिनट में ऑलमोस्ट पूरा। मैंने कुछ चीज़ें छोड़ी भी हैं, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। कोई समझ रहा है कि, तो मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी हैं जो बेसिक्स ही हैं, लेकिन वो ओवरऑल कवर हो गई। फर्म्स क्या होती हैं, वो जो मैंने बताया, फोर सेक्टर इकोनॉमी है। तो उसका जो चार्ट है अगर आप वो देख लेंगे, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये फोर्थ सेक्टर इकोनॉमी में कंज्यूमर प्रोड्यूसर को दे रहा है, प्रोड्यूसर कंज्यूमर को दे रहा है। ये लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर दे रहे हैं, ये इसको गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं। ये पूरा मॉडल बना हुआ है, बुक में बना हुआ है, नोट्स में बना हुआ है, वीडियो में भी बना हुआ है। तो बिजनेस साइकिल को मैं जस्ट टच कर लिया था, उसको इतनी डेप्थ में जाने की जरूरत थी भी नहीं, इसलिए मैंने जस्ट टच कर लिया था उसको। लेकिन मैंने आपको इकोनॉमिक्स का ओवरऑल एक ऐसा ओवरव्यू दे दिया कि अगर किसी को बिल्कुल जहन से निकल गया था मैथ्स, अकाउंट्स और दूसरे सब्जेक्ट्स कर करके कि वो था क्या, इकोनॉमिक सब्जेक्ट्स में बात क्या करते थे हम लोग, तो वो सारी चीज़ें आपको रिवाइज हो गई होंगी। अब जब आप खोलेंगे ना पेपर, नज़र आएगा तो आपको याद आ जाएगा, हाँ 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 हाँ, ये सारी बातें हुई थी, ये ऐसे बातें होती थी। ठीक है, तो इसलिए ये मैंने रिवीजन रखा था। इसका मकसद कोर्स पढ़ाना नहीं था, इसका मकसद थोड़ा झंझोड़ना था, थोड़ा झाड़ना था चीज़ों को, कि याददाश्त वापस आ जाए, ताकि जब आप पेपर करने बैठें तो आपके लिए बिल्कुल हर चीज़ अजनबी ना हो। ठीक है, तो यूँ इकोनॉमिक्स हमने रिव्यू कर लिया। अब आप लोग रोज़ाना एक पेपर इकोनॉमिक्स से करें, और इसी तरह से मैं बीएस का एक बहुत बहुत क्विक रिव्यू 1 से 1.25 घंटे का करके दे दूंगा आपको। उसमें बीएस नहीं पढ़ाऊंगा, टॉपिक्स टच कर लूँगा, ये होता था, ये होता था, ये होता था, ये होता था। तो वो भी जल्दी जल्दी से एक रिव्यू कर लेंगे, और आपको 2 बीएस के पेपर, यानी एक पेपर 1, एक पेपर 2, और एक आपको इकोनॉमिक्स का पेपर 2 करना है, जो कि दोनों पेपर दे रहे हैं उनको। तो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं बीएस के रिव्यू के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।